हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल फिजिक्स 101। फिजिक्स 101 चैनल पे आपका स्वागत है और मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर अमन सिंह। तो बच्चे, आज अपन सेमीकंडक्टर का लेक्चर नंबर 5 दैट इज ट्रांजिस्टर्स ट्रांजिस्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। और इस लेक्चर को पढ़ने के बाद, देखने के बाद बच्चे, आप ट्रांजिस्टर के हर एक सवाल जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं या जो बन सकते हैं नीट के एग्जाम में आने लायक या जेई मेंस के एग्जाम में आने लायक, वो सारे क्वेश्चंस आप बहुत इजीली कर पाएंगे। क्या चीज? वो सारे क्वेश्चन। इवन मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कुछ जेई मेंस के और कुछ नीट के दोनों क्वेश्चन ले रखे हैं। दोनों का डिफिकल्टी लेवल एग्जैक्टली सेम है। ट्रांजिस्टर एक ऐसा टॉपिक है जो एग्जैक्टली सेम आता है, चाहे वो जेई मेन में पूछा जाए, चाहे वो नीट के एग्जाम के लिए पूछा जाए। एग्जैक्टली सेम लेवल ऑफ क्वेश्चन, एग्जैक्टली सेम कंसेप्ट। इवन कुछ आप क्वेश्चंस देखेंगे, मैंने पुट भी किए हैं, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चंस जेई मेन में पूछे हुए नीट के एग्जाम में पूछ दिए गए और नीट में पूछे हुए जेई मेन के एग्जाम में पूछ दिए गए। तो मेरा रिकमेंडेशन है आपके लोगों के लिए कि जितना भी पीवाईक्यू है जेई मेंस का, अगर नीट की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो नीट के पीवाईक्यू प्लस जेई मेंस के पीवाईक्यू दोनों आप लोग करें। और अगर बच्चे आप जेई मेन की तैयारी कर रहे हैं तो आप जेई मेन के पीवाईक्यू और साथ ही साथ नीट के पीवाईक्यू जो है या एआईपीएमटी जो पहले होता था, इनके जो पीवाईक्यू है पिछले 20 साल के क्वेश्चन, 10 साल के, इस टॉपिक के देख लें। मोस्ट प्रोबेबली आप डायरेक्टली देखा हुआ क्वेश्चन ही आपको एग्जाम में मिल जाएगा। ठीक है बच्चे। तो अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है और इस लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म पे बच्चे, अगर बहुत अच्छे लेवल से प्रिपरेशन करनी है, अपनी प्रिपरेशन के स्टैंडर्ड्स को बूस्ट करना है, और तो बच्चे अनअकैडमी का पेड सब्सक्रिप्शन लें। जब अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आप लोग को मिलती हैं बच्चे डेली लाइव क्लासेस। क्या मिलती है बच्चे? डेली लाइव क्लासेस, जिसमें आपको लाइव इंटरेक्शन मिलेगा, वन टू वन इंटरेक्शन रहेगा। आप टीचर से डाउट पूछ सकते हैं, क्लास के बीच में हर एक कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं, जो कि इतना अच्छा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू आपको एग्जैक्टली ऑफलाइन रेप्लिकेट किया जा रहा है यहाँ पे। तो दैट इज़ वेरी प्लस। और स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज मिलेंगे, लाइव टेस्ट एंड क्विजेज मिलेंगे एंड अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा जब आप लोग मेरा सब्सक्रिप्शन कोड ASLIVE यूज करते हैं। AS लाइव, अमन सिंह लाइव। बच्चों, ये कोड आप चाहे जेई के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और चाहे आप नीट के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, दोनों ही कैटेगरी में आप लगा सकते हैं। आपको लगाने पर 10% का डिस्काउंट मिलेगा, मेरी तरफ से बहुत ढेर सारा प्यार मिलेगा और मेरी थोड़ी सी आप लोगों से हेल्प हो जाएगी। तो अगर आपके जानने वाला कोई दोस्त, यार, भाई, बहन, कोई भी अगर किसी भी एग्जाम, चाहे वो यूपीएससी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे बैंक की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कोई भी एग्जाम जो अनअकैडमी पे हो रहे हैं, तो अगर आपके जानने वाला कोई छोटा बड़ा भाई बहन कोई भी हो जो अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन के बारे में अगर आपसे इंक्वायर करें या आपको पता है कि वो अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाह रहे हैं, देन प्लीज डू रिकमेंड माई सब्सक्रिप्शन कोड AS लाइव। ठीक है। और मैं इसी तरह यूट्यूब पे आप लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट एक बहुत बेस्ट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देता रहूंगा। अनअकैडमी में ने आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी लॉन्च कर दिया, जिसमें आपको पर्सनल कोच मिलेंगे जो जिनसे आपका वन टू वन इंटरेक्शन होगा बाई वीक में 2 बार, जो आपकी बेस्ड ऑन द योर स्टडी प्लान्स, आप जैसा पढ़ रहे हैं, आप जैसा परफॉर्म कर रहे हैं, उसके बेसिस पे आपको एग्जैक्टली उस कस्टमाइज सॉल्यूशन देंगे, बताएंगे, एडवाइस देंगे कि यार आप इस तरीके से प्रिपेयर करें तो आपके जो प्रिपरेशन है उसकी स्टैंडर्ड्स बढ़ जाएंगे, आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी एंड अल्टीमेटली योर चांस ऑफ गेटिंग सिलेक्शन इनटू योर एग्जामिनेशन वो बढ़ जाएंगे। तो जो कोई बच्चा बहुत मतलब उसको पर्सनल गाइडेंस की जरूरत है, वो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। ठीक है बच्चे। तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में वही आपको जो पर्सनल कोर्स, स्टडी प्लानर, एक्सपर्ट गाइडलाइंस, टेस्ट एनालिसिस एक्स्ट्रा मिल जाती है। अगर मैं कोर्स फीस की बात करूं तो जो फीस है वो 38,500 रुपीज है, 12 मंथ मतलब 1 ईयर की। और 24 मंथ की है बच्चे 56,000। जो बच्चे 2021 के लिए फोकस्ड हैं वो 6 मंथ्स का प्लान भी ले सकते हैं जिसकी फीस 28,000 है। मेरा सब्सक्रिप्शन कोड लगाने के बाद, जो कि AS लाइव है, यहाँ पे हैव अ रेफरल कोड लिखा है, यहाँ पे लिख देंगे ASLIVE। जैसे प्रोसीड टू पे करेंगे, अप्लाई करेंगे, तो आप लोगों को बच्चे वही 12 मंथ की फीस 34,650 हो जाएगी, 24 मंथ की फीस 50,500 पड़ जाएगी एंड 6 मंथ की फीस 25,200 पड़ जाएगी। तो काफ़ी इकोनॉमिकल और काफ़ी सस्ता पड़ जाएगा। 6 मंथ एंड अबव का ही प्लान लें, वो आपके लिए कोर्स, एक तो इतने ही ड्यूरेशन में कोर्स कंप्लीट कराया जा सकता है और आपको काफ़ी इकोनॉमिकल भी पड़ेगा।
आइकॉनिक की बात करें तो वो 6 मंथ का 38,000 का है, 12 मंथ का 65,000 का है एंड 24 मंथ मतलब 2 साल की फीस 1 लाख रुपए है। यहाँ पे बच्चे अगर मेरा सब्सक्रिप्शन कोड ASLIVE लिख देते हैं तो 6 मंथ की फीस 34,200, 12 मंथ की फीस 58,500 एंड 24 मंथ की फीस 90,000 पड़ जाएगी। ठीक है, शुरू करते हैं अपना टॉपिक बच्चे ट्रांजिस्टर्स। क्या चीज बच्चे? ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर्स बचे जो पहले यूज किया जाता था वो एम्प्लीफिकेशन के लिए यूज किया जाता था। किसके लिए यूज किया जाता था बच्चे इसको? एम्प्लीफिकेशन। एम्प्लीफिकेशन मतलब एम्प्लीफाई करना, सिग्नल को एम्प्लीफाई करना, सिग्नल की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करना, ताकत को इंक्रीज करना। जैसे मान लो कोई भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, आप लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन करना चाह रहे हो तो थोड़ी देर बाद उसकी सिग्नल की स्ट्रेंथ वीक पड़ने लगेगी, तो उस सिग्नल को वापस से एम्पलीफाई करना पड़ेगा, उसकी जो ताकत है बढ़ानी पड़ेगी, तब वो वापस और फर्दर और आगे जा सकता है। उस प्रोसेस के लिए को कहते हैं एम्पलीफिकेशन। बाद में पता चला नहीं यार, इसको एम्पलीफायर तो ठीक है, एम्पलीफिकेशन के साथ साथ इसको एज अ स्विच भी यूज डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में, डिजिटल डिवाइसेस जो होती है जैसे अपना मोबाइल लैपटॉप, इसमें एज अ स्विच भी यूज किया जा सकता है। तो इसके दो काम होते हैं, एक एम्पलीफिकेशन और एक एज अ स्विच। मेजरली एम्पलीफिकेशन के लिए ही काम लिया जाता। इतनी बात क्लियर है। अब आता है कि भाई अपने सिलेबस में क्या क्या है। ट्रांजिस्टर पूरा ट्रांजिस्टर नहीं है, ट्रांजिस्टर में हमारे पास सिर्फ है बेसिक्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन की ट्रांजिस्टर बनता कैसे है, किस चीज को ट्रांजिस्टर कहते हैं, ट्रांजिस्टर बनाने के लिए हमें, और उसका सिर्फ बेसिक सा है, उसकी बहुत डेप्थ हमें जानने की कोई जरूरत नहीं है, वो इंजीनियरिंग का एस्पेक्ट है। क्योंकि मैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियर हूँ, मैंने ट्रांजिस्टर काफी डिटेल में पढ़ रखा है, तो मुझे मालूम है उन सब चीजों को, वो पूरे इंजीनियरिंग में एक अलग से कोर्स होते हैं जिसमें आप इनके कंस्ट्रक्शंस की डेप्थ समझेंगे। यहाँ सिर्फ बेसिक्स ऑफ कंस्ट्रक्शन मतलब हमें टॉपिक ध्यान से सुनना, ओवरव्यू समझना है कि होता कैसा है, ऐसा क्यों है। इस चीज को समझ पा रहा बच्चे तो फिर आपको 4 साल की इंजीनियरिंग करनी पड़ जाएगी, तब जाके आप समझ पाएंगे कि यार चीजें ऐसी क्यों हो रही हैं। तो हमें उतनी डेप्थ में नहीं जाना है। जैसे हम किसी भी केमिस्ट्री के चैप्टर को करते हैं, हाँ यार ये कुछ रूल्स हैं, ये कुछ इसके लॉजिक्स हैं, ये हमने ध्यान कर लिया और उन रूल्स के बेसिस पे हम अपने क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। होता है ना कि यार इसका ऑक्टेट पूरा हो गया, इसका ये पूरा हो गया, इसमें बैक बॉन्डिंग हो रही है, अच्छा इसमें SIR हो रहा है, उल जुलूल से कुछ भी बातें अपन बोल देते हैं और फिर उसको सत्य मान के क्वेश्चन करते रहते हैं। तो यहाँ पे भी खैर उनके लॉजिक्स हैं, प्रॉपर लॉजिक्स हैं, मैं दे भी सकता हूँ, बट दैट इज टाइम वेस्ट। एग्जैक्टली हम अभी प्रिपेयर कर रहे हैं कि हम एक रैंक अच्छी ला सके, और अच्छी रैंक लाने के लिए सिर्फ हमें सवाल सही करना आना चाहिए, और बहुत कम मिनिमम टाइम में। तो मिनिमम टाइम में ट्रांजिस्टर के सवाल कैसे सही कर सकते हैं और किन बातों का ध्यान रखना है जिससे आपको उसके बाहर कोई भी क्वेश्चन आ ही नहीं सकता। मैंने एग्जैक्टली एनसीईआरटी को फॉलो किया है और एनसीईआरटी के बाहर आज तक क्वेश्चन नहीं आया सेमीकंडक्टर टॉपिक से, और ना आएगा। तो एनसीईआरटी की हर एक चीज मैं तुम्हें यहाँ पे कराने वाला हूँ, और एनसीईआरटी से थोड़ा ऊपर लेवल पे भी ले जाऊंगा, और सिर्फ फोकस चीजें आप लोग को बताया जाएगा जो एग्जाम में आएंगे। तो बेसिक्स ऑफ कंस्ट्रक्शन है एंड बेसिक्स ऑफ वर्किंग। दो पार्ट है इसके, एक वर्किंग। वर्किंग तो हमने बता दिया भाई, एज एन एम्पलीफायर एम्पलीफिकेशन यूज करते हैं और एज एन स्विच करते हैं। तो एज ए स्विच कैसे यूज करते हैं, एज एन एम्पलीफायर कैसे यूज करते हैं, और एम्पलीफिकेशन कितना मिलता है, कितना फायदा होता है इसको लगाने का, वो वर्किंग में आ जाएगा। कंस्ट्रक्शन भाई बनाते कैसे हैं, ये कंस्ट्रक्शन में आ जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट विद कंस्ट्रक्शन। लेट्स स्टार्ट विद कंस्ट्रक्शन। पहले कंस्ट्रक्शन को पूरा समझेंगे, खत्म करेंगे, फिर अपन आगे बढ़ेंगे वर्किंग की तरफ। कंफर्टेबल है? चलिए, तो शुरू करते हैं बच्चे कंस्ट्रक्शन। ट्रांजिस्टर क्या होता है बच्चे? 3 टर्मिनल डिवाइस होती है। 3 टर्मिनल डिवाइस क्या होती है बच्चे? 3 टर्मिनल डिवाइस होती है। बनाते कैसे हैं? दो तरीके से करते हैं, सैंडविचिंग करते हैं। कि भाई ये मान लो एक तुमने सिलिकॉन वेफर लिया, ये क्या है बच्चे? पूरा सिलिकॉन है। सिलिकॉन के बीच वाले हिस्से को आपने एन टाइप इम्प्योरिटी से डोपिंग करी, इधर से ट्राईवैलेंट डोपिंग करना शुरू करे, इधर भी ट्राईवैलेंट। तो सैंडविच है, अगर दो पी के बीच में एक एन सैंडविच है, या फिर वाइस वर्सा
दो एन टाइप सेमीकंडक्टर के बीच में पी टाइप सेमीकंडक्टर सैंडविच है। तो इस अरेंजमेंट को क्या कह देते हैं बच्चे? ट्रांजिस्टर। इसके देखो ये 3 टर्मिनल दिख रहे हैं, इसको क्या कहते थे? ट्रांजिस्टर। इसको क्या कहते हैं? ट्रांजिस्टर। पीएनपी, इसको कहते हैं पीएनपी ट्रांजिस्टर। और इसको कहते हैं एनपीएन ट्रांजिस्टर। कंफर्टेबल है? मोस्ट वाइडली यूज एनपीएन ही होता है, अपने सिलेबस में भी यही है। तो हमारी लगभग लगभग जितनी भी एनालिसिस चल रही होगी वो मोस्टली इस पे ज्यादा चल रही होगी। सारी चीजें क्वेश्चंस भी देखेंगे पीवाईक्यू, तो सारे क्वेश्चन एनपीएन पे हैं। हालांकि एनसीईआरटी में पीएनपी का भी थोड़ा सा, अगर 90% पार्ट ये दे रखा है तो 10% इसको भी साथ में लिए हुआ है। ठीक है, लेकिन बस हम तो बहुत सिंपल सी बात है, हम इसकी स्टडी करेंगे प्रॉपर। और इसका जो अपोजिट होगा, जो भी यहाँ पे हम सीखेंगे उसका एग्जैक्टली अपोजिट जो होगा वो पीएनपी के लिए वैलिड होगा। तो एग्जाम में मान लो अभी तक तो कभी पीएनपी पे क्वेश्चन नहीं पूछा गया, एनपीएन पे ही पूछे जाते हैं इसी ट्रांजिस्टर पे। लेकिन मान लो कोई स्टेटमेंट पीएनपी के लिए पूछ दिया, जो तुमने एग्जैक्टली एनपीएन के लिए सीखा है उसका अपोजिट पीएनपी के लिए वैलिड होगा। ये अभी मैं आगे पढ़ाऊंगा तो तुम्हें समझ में। पहली बात क्लियर है। दूसरी बात, क्या ऐसा करते हैं कि फिजिकली एक पी टाइप लेके आए, एक एन टाइप लेके आए, एक पी टाइप लेके आए, एक एन रखा, एक पी रखा, एक पी रखा, फेविकॉल से चिपका दिया गया, बन गया ट्रांजिस्टर। क्या फिजिकली जोड़ने से, फिजिकली कंबाइन करने से क्या ट्रांजिस्टर बनेगा? नहीं बनेगा। जैसे कि पीएन जंक्शन की बात हुई थी, जैसे कि बच्चे पीएन जंक्शन की बात हुई थी, तो पीएन जंक्शन में भी मैंने आपको बताया था फिजिकली जोड़ने से नहीं होता। आपको एक सिंगल क्रिस्टल लेना पड़ेगा, एक सिंगल एसआई वेफर लेना पड़ेगा, और उस एक सिंगल एसआई वेफर में एक साइड से ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी ऐड करोगे तो पी टाइप बनेगा, यहाँ होल्स एक्सेस में आएंगे। बीच में आप इम्प्योरिटी डिफ्यूज करना शुरू करोगे एन टाइप की, पेंटावेलेंट। तो पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी इन्फ्यूज करोगे तो यहाँ पे क्या बनेगा बच्चे? एन टाइप बनेगा। फिर यहाँ ट्राईवेलेंट इन्फ्यूज करोगे, मतलब एक सिंगल क्रिस्टल पे आप एक साइड से पी, दूसरे साइड से पी और बीच से एन, या फिर एक साइड से एन, दूसरे साइड से भी एन, बीच से पी, तो जाके एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर बनेंगे। फिजिकली फेविकॉल से या फिर किसी ताकत लगा के, रस्सी लगा के बांध देने से जो ट्रांजिस्टर बने, जो डिवाइस बनेगी उसको ट्रांजिस्टर नहीं कह सकते। एक सिंगल लैटिस पे ही तुम्हें डिफ्यूजन करना पड़ेगा। इतनी बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है? आगे बढ़े, दूसरी बात समझना। एक बात बताओ सभी लोग, अगर ये एक ट्रांजिस्टर है मान लो मैंने एनपीएन ट्रांजिस्टर ही ले लिया, ये एन, ये पी, ये एन। तो इस ट्रांजिस्टर के लिए हमने एक बात सीख ली भाई, क्या चीज? 3 टर्मिनल डिवाइस। इन टर्मिनल्स को क्या क्या कहते हैं ये भी समझा दूंगा। 3 टर्मिनल डिवाइस, इसको कहते हैं, जो बीच में आता है ना उसको कहते हैं बेस, इसको कहते हैं एमिटर, इसको कहते हैं कलेक्टर। ये नॉमेनक्लेचर है, आपको ध्यान होना चाहिए। एक इस टर्मिनल को कहते हैं एमिटर, इसको कहते हैं कलेक्टर, यहां से करंट एंटर कर रही होती है, और ये होता है बेस। ये होता है बेस, बीच वाला रीजन बेस, एक साइड एमिटर एक साइड कलेक्टर। दूसरी बात, एक बात बताओ प्यारे बच्चों, नंबर ऑफ जंक्शंस कितने हैं? जैसे पीएन जंक्शन में एक जंक्शन आता था, यहाँ पे नंबर ऑफ जंक्शंस कितने मिलेंगे? एक ट्रांजिस्टर में नंबर ऑफ जंक्शंस कितने मिलेंगे? मेरे को तो बेटा एक यहाँ पे पीएन जंक्शन दिख रहा है, ये एक पीएन जंक्शन दिख रहा है, और दूसरा पीएन जंक्शन एक ये दिख रहा है। तो क्या बचे? 2 पीएन जंक्शन मिलेंगे, 2 पीएन जंक्शन। कंफर्टेबल है? क्या 3 टर्मिनल डिवाइस होती है और नंबर ऑफ जंक्शंस कैसे कितने मिलते हैं? 2 मिलते हैं। ठीक है, तीसरी बात लिख दे रहा, इट कैन नॉट बी मेड, इट कैन नॉट बी मेड बाय फिजिकली में सैंडविचिंग, फिजिकली
sandwiching p type between two n type or vice versa। फिजिकली दो एन टाइप के बीच में एक पी टाइप सैंडविच कर दो या दो पी टाइप के बीच में एक एन टाइप सैंडविच करने से ट्रांजिस्टर नहीं बनता। एक सिंगल क्रिस्टल स्ट्रक्चर में तुम्हें इम्प्योरिटी का एडिशन एक साइड से एन का, दूसरे साइड से भी एन का, और बीच से मिडिल से बेस का करना पड़ता है। कंफर्टेबल है? अब ऐसा नहीं कि कैसे कितना भी डाल दो, कुछ भी कर दो। एमीटर बनाने के लिए कुछ और जुगाड़ करनी पड़ती है, बेस बनाने के लिए कुछ और जुगाड़ करनी पड़ती है, और कलेक्टर बनाने के लिए कुछ और जुगाड़ करते हैं, तभी जाके ये प्रॉपर बनता है। तीनों एमीटर, कलेक्टर और बेस तीनों सिमिलर नहीं होते हैं, तीनों की कंस्ट्रक्शन सिमिलर नहीं होती है, तीनों में इम्प्योरिटी एडिशन या डोपिंग का लेवल सेम नहीं होता है, तीनों की थिकनेस भी सेम नहीं होती है। बेस की थिकनेस कुछ और होगी, एमीटर की कुछ और होगी, कलेक्टर की कुछ और होगी। एमीटर की डोपिंग लेवल, इम्प्योरिटी एडिशन लेवल कुछ और होगा, बेस का कुछ और होगा, कलेक्टर का कुछ होगा। और उस पर्टिकुलर रेशियो में करोगे, क्या चीज बच्चे, उस पर्टिकुलर रेशियो में उस पर्टिकुलर तरीके से करोगे तभी जाके एक ट्रांजिस्टर बनेगा। और ये चीज अपने सिलेबस में भी है कि भाई एमीटर कैसा होता है, कलेक्टर कैसा होता है, और बेस कैसा होता है। तो अब हम इसने ये समझ लिया कि मोटे मोटे लेवल पे समझ लिया कि एक पीएनपी या एक एनपीएन ट्रांजिस्टर होता क्या है। अब हम इसकी टेक्निकल डिटेल्स पे जाएंगे। नाउ वी विल मूव टुवर्ड टेक्निकल डिटेल्स। किधर मूव करेंगे बच्चे? टेक्निकल डिटेल्स। टेक्निकल डिटेल्स जानेंगे कि कैसे हम एनपीएन ट्रांजिस्टर बनाते हैं, एमीटर के बारे में टेक्निकल डिटेल्स कुछ जानेंगे, बेस के बारे में कुछ टेक्निकल डिटेल्स जानेंगे, और कलेक्टर्स के बारे में कुछ कलेक्टर। और इन टेक्निकल डिटेल्स पे बच्चे सीधे सीधे क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे, उसमें से कुछ क्वेश्चंस मैंने अपनी पीपीटी में लिए भी हैं, जो अभी मैं आप लोग को सॉल्व करने को दूंगा। आई होप अभी तक जो मैंने बातें बताई, जो चीज भी मैंने आपको समझाई सिखाई, ये आप बहुत अच्छे से कंफर्टेबल हो चुके होंगे, सीख चुके होंगे, समझ चुके होंगे, इतना चीज आपको आ गई होगी। कंफर्टेबल है बच्चा लोग? कंफर्टेबल है बच्चा लोग? आगे बढ़ जाए, नोट कर लिया? चल, अब देखिए, ये मैंने एनसीईआरटी की टेक्स्ट ले रखा है, इसको मैं आपके सामने अंडरलाइन करता हुआ पढ़ गया। ट्रांजिस्टर स्ट्रक्चर एंड एक्शन। देखो, ये एमीटर, ये कलेक्टर, ये बेस, एन पी एन, इसको बेस, इसको एमीटर, ये कलेक्टर, या फिर पीएनपी में पी एन पी। वेयर टू सेगमेंट एन टाइप सेमीकंडक्टर्स, emitter and collector, are separated by segment of p type। emitter and collector अगर separated by a segment of p type semiconductor base तो npn कहते हैं। दो n टाइप p टाइप से सेपरेटेड है तो उसे npn कहेंगे, pnp। here two segment of p types semiconductors are separated by segment of n type। ठीक है, ये schematic representation है npn and pnp। all three segment of transistor have different thickness। देखो लिखा है, मैंने जो बात बताई, all three segments of the transistor have different thickness and their doping level और also different। मैंने अभी बताई थी कि ऐसा नहीं होता एमिटर, बेस और कलेक्टर तीनों सिमिलर साइज के होते हो, सिमिलर। पर्पसफुली पूरा दिमाग लगा के टेक्निकल डिटेल्स को जानते हुए फिर किया जाता है ताकि ट्रांजिस्टर प्रॉपरली वर्क है। अब उस पे ऐसा क्यों किया जाता है ये मैं अभी तुम्हें नहीं समझाऊंगा, अपने सिलेबस में भी नहीं है, इवन एनसीईआरटी में भी कहीं भी मेंशन नहीं है। मुझे मालूम है, मैंने पढ़ रखा है, बट फिर भी नहीं जानो। एग्जाम में सिर्फ पूछा जाएगा कि एमीटर कैसा होता है, तो अपन एग्जैक्टली जो चीज एनसीईआरटी में लिखी है और जिस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको समझेंगे। In the schematic symbol used for presenting PNP and NPN structure, a arrowhead shows the direction of conventional current in the transistor। A brief description of three segment of transistor is given below। देखो बेटा, ये तो एक हो गया कि एक रफ डायग्राम है कि भाई होता ऐसा है, बट सर्किट में अगर एक बात सोचो, सर्किट में ये थोड़ी ना बना देंगे एनपीएन। जैसे सर्किट में रजिस्टर को कैसे डिफाइन करते हो ऐसे, वोल्ट मीटर को कैसे रिप्रेजेंट करते हो ऐसे, इसी तरह ट्रांजिस्टर को रिप्रेजेंट करने का भी एक सिंबल होता है, ये और ये जो होता है जिसमें एरो बाहर की तरफ गया है,
देखो बच्चे, बीच वाला जो है उसको तो बेस कह देंगे, ये कलेक्टर और एमिटर, जिस पे भी एरो होगा उसको एमिटर कहेंगे। जिस डंडे पे एरो होगा वो टर्मिनल क्या हो जाएगा, एमिटर। देखो इस पे कोई एरो की डिजाइन नहीं है, इसलिए ये कलेक्टर। क्लियर है? क्लियर है? ये वाला कहां से क्या हो गया बच्चे, एमिटर, ये हो गया कलेक्टर और ये हो गया बेस। इसमें देखो एरो की डिजाइन, एरो भले ही अंदर की तरफ है लेकिन है तो इसी पे डंडे पे, जिस पे भी एरो बना होगा उसी को एमिटर कहेंगे। जिस टर्मिनल पे एरो बना होगा उसको उसको हम एमिटर कहेंगे। अब अगर एरो बाहर की तरफ है, दूर जाता हुआ, इस गोले से बाहर दूर की तरफ है, तो ऐसे ट्रांजिस्टर को एनपीएन कहते हैं। कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन इसमें एमीटर से बाहर निकल रहा होता है, एनपीएन। एनपीएन मतलब ट्रांजिस्टर में एरो बाहर की तरफ अगर बना हुआ है, देखो बच्चे ट्रांजिस्टर से बाहर की तरफ अगर करंट जाता हुआ दिखा रहे हैं, बाहर की तरफ, तो एनपीएन। और अगर अंदर की तरफ दिखा रहे हैं तो उसको पीएन। ट्रांजिस्टर संभाल लोगे, ट्रांजिस्टर समझ जाओगे कि भाई ट्रांजिस्टर कैसा थ्री टर्मिनल डिवाइस है। तो ये मिडिल वाला तो हमेशा बेस होगा। क्या अभी तुम इसमें से देख के बता सकते हो कौन सा एमीटर है कौन सा कलेक्टर है? नहीं। क्यों? क्योंकि अभी इस पे कोई एरो की डायरेक्शन नहीं है। लेट से मैंने एरो ऐसा बना दिया ये, अब अगर एरो इस टर्मिनल पे बना दिया तो ये क्या हो गया बच्चे, एमीटर। एमीटर। और इस पे एरो नहीं है तो ये क्या हो गया बच्चे, कलेक्टर। इतनी बात सही है। अब देखेंगे भाई ये एनपीएन है या पीएनपी। देखो एरो किधर है, बाहर की तरफ। बाहर की तरफ एरो जब भी बना होगा तो ट्रांजिस्टर का नाम क्या होगा, एनपीएन। अगर किसी केस में मान लो ये केस आ जाता, ये तो इस पे एरो है तो ये तुम्हारा एमीटर हो गया, इस पे नहीं है तो ये कलेक्टर हो गया और ये बेस हो गया। एरो अंदर की तरफ है दोस्त, एरो की डायरेक्शन किधर है बच्चे, अंदर की तरफ है, इनवर्ड। तो अगर अंदर की तरफ है तो ये ट्रांजिस्टर कैसा हो गया, पीएनपी। तो एनपीएन और पीएनपी सर्किट में देख के पहचान लोगे। कई बार क्वेश्चन में सिर्फ सर्किट ट्रांजिस्टर बन के आ गया है और बोला है बताओ एन ये एनपीएन है या पीएनपी है। सिंपल सा सीधा क्वेश्चन पूछ दिया, सीधा, कुछ भी दिमाग नहीं लगाना, बस सर्किट आएगा तो समझ गए। जिस पे एरो होगा वो एमीटर, अगर एरो बाहर की तरफ तो एनपीएन, एरो अंदर की तरफ तो पीएन। अब कुछ टेक्निकल डिटेल्स जानते हैं एमीटर के लिए। दिस द सेगमेंट ऑन वन साइड ऑफ ट्रांजिस्टर शोन इन द फिगर। साइज कैसा होता है, मॉडरेट। मॉडरेट साइज होता है। डोपिंग हैविली डोप्ड, सबसे ज्यादा डोपिंग। इस पे नीट 2020 में भी आया था और जेई मेंस में 2020 में भी आया। दोनों पे इस कंसेप्ट पे इस एग्जैक्टली सेम बात पूछी गई है। इट इज ऑफ मॉडरेट साइज। साइज क्या होता है, मॉडरेट। डोपिंग हैविली डोप्ड, सबसे हैविली डोप्ड क्या होता है, एमीटर। इट सप्लाइज ए लार्ज नंबर ऑफ मेजॉरिटी कैरियर्स फॉर द करंट फ्लो थ्रू द ट्रांजिस्टर। बेस, दिस इज द सेंट्रल सेगमेंट इज वेरी थिन। सबसे पतला कौन होता है, बेस। और सबसे लाइटली डोप्ड भी कौन होता है, बेस। बेस सबसे पतला और सबसे लाइटली डोप्ड, वेरी थिन एंड लाइटली डोप्ड। कलेक्टर, major portion of the majority carrier supplies by the emitter. The collector side is moderately doped and large in size. And large in size बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो लिखा है large in size, moderately doped, very thin, lightly doped, moderate size, heavily doped. ये ध्यान रखना, इसी सेम इन बातों पे आपको क्वेश्चन पूछा गया है, कई बार पूछा गया है। मैं इसको समराइज भी कर दे रहा हूं, मैंने समझा दिया। देखो अगर मैं कंपैरिजन बिटवीन एमीटर, बेस एंड कलेक्टर की बात करूं तो एमीटर मीडियम साइज का होता है। मीडियम साइज का कौन होता है, एमीटर। सबसे पतला क्या होता है, स्मॉलेस्ट साइज किसका होता है, बेस। और सबसे बड़ा, सब साइज वाइज सबसे बड़ा क्या होता है बच्चे, कलेक्टर। तो साइज का अगर ऑर्डर लिखूंगा मैं, साइज का ऑर्डर लिखूंगा तो सबसे पहले कलेक्टर फर्स्ट नंबर पे, बीच में आता है आपका एमीटर और थर्ड सबसे पतला होता है बेस। और अगर मैं डोपिंग के लेवल की बात करूं तो ये जो फर्स्ट आएगा वो आएगा एमीटर,
सेकंड, मॉडरेटली डोप्ड में आता है कलेक्टर, और लो लो डोपिंग होती है किसकी, बेस की। तो साइज में सबसे बड़ा कलेक्टर, फिर एमिटर, फिर बेस। डोपिंग की बात करें तो सबसे हैवीली डोप्ड एमिटर, फिर कलेक्टर, और बेस सबसे कम। मतलब बेस तो दोनों में फिसड्डी है। बेस तो लाइटली डोप्ड एंड वेरी थिन, छोटा भी सबसे है और सबसे कम डोपिंग भी है। लेकिन साइज की बात करें तो कलेक्टर सबसे बड़ा, फिर एमिटर, फिर बेस। डोपिंग की बात करें तो सबसे ज्यादा डोप्ड कौन सा होता है, एमिटर, फिर कलेक्टर, और सबसे कम डोप्ड क्या होता है, बेस। तो ये चीज बेटा मैंने यहाँ पे टेबल में लिखी हुई है। एमिटर कैसा होता है, मीडियम साइज हाई डोपिंग, बेस स्मॉलेस्ट साइज लो डोपिंग, कलेक्टर लार्जेस्ट साइज लेकिन मीडियम डोपिंग। तो डोपिंग कंसेंट्रेशन और साइज के बेसिस पे मैंने कर दिया है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इस पे कई बार इस टेबल पे सीधा कंस्ट्रक्शन में कुछ नहीं, सिर्फ डोपिंग पूछ लेते हैं कि भाई कौन कैसा क्या होता है, शक्ल कैसी होती है, किसको पीएनपी बोलेंगे, मतलब ये एक डायग्राम को समझ में आना किसको पीएनपी किसको एनपीएन बोलेंगे। और डोपिंग और साइज पे सिर्फ इस कंसेप्ट पे क्वेश्चन कई बार पूछा, कई बार, जो मैंने बता दिया। अब तुम गलती से भी क्वेश्चन गलत नहीं कर सकते। क्या चीज बच्चा लोग, अब तुम लोग गलती से भी क्वेश्चन गलत नहीं कर सकते। चलो क्वेश्चन है आपके इसके सामने, AIEEE 2002 से, जल्दी से बताओ। विच पार्ट ऑफ ट्रांजिस्टर विच इज मोस्ट हैवीली डोप्ड टू प्रोड्यूस लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेजॉरिटी कैरियर्स। सबसे है मोस्ट हैवीली डोप, सबसे ज्यादा डोपिंग किसकी होती है, जल्दी से बता दो। ऑप्शन नंबर ए, डोपिंग वाइज सबसे ज्यादा डोपिंग किसकी होती है, एमिटर की। सिंपल सा क्वेश्चन था। देखो ट्रांजिस्टर इतना खूबसूरत सा चैप्टर है कि जो मैंने एक बार बता दिया ना, वो तुमने बातें सुन ली, तो मुझे नहीं लगता 5 सेकंड से ज्यादा लगेंगे तुम्हें किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने। विद इन 5 सेकंड यू कैन किल द क्वेश्चन। एम्स 2004 का क्वेश्चन जल्दी बताओ, 2014 का सॉरी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, एमिटर इज हाईली डोप्ड, बिल्कुल सही बात है। बेस इज थिन इन साइज, ये भी सही बात है। बेस इज लाइटली डोप्ड, ये भी सही बात है। कलेक्टर इज कंपेरेबल विद एमिटर, नहीं भाई गलत है ये। कलेक्टर और एमिटर अलग होते हैं। कलेक्टर का साइज बड़ा होता है, डोपिंग मीडियम होती है। एमिटर का साइज मीडियम होता है, कलेक्ट डोपिंग हाई होती है। तो दोनों बिल्कुल भी कंपेयर नहीं किए जा सकते। तो इनकरेक्ट इज नॉट करेक्ट पूछा था, तो ऑप्शन नंबर 4 जाएगा। क्लियर है, कर लिया। का दूसरा सवाल था, विद इन 5 सेकंड कर सकते थे, बस स्टेटमेंट्स को रीड करके टिक करके निकल लेते हैं। तो और हर साल क्वेश्चन मिलना है, चाहे जेई मेन का एग्जाम हो, चाहे तुम्हारा नीट का एग्जाम है। दो से मतलब जेई मेन में तो 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं, नीट के एग्जाम में हर साल देखा जा रहा है 3 4 5 क्वेश्चन आ ही रहा है। नीट 2020 का क्वेश्चन जल्दी सॉल्व करो। फॉर ट्रांजिस्टर एक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। द बेस रीजन मस्ट बी वेरी थिन एंड लाइटली डोप्ड, पहला स्टेटमेंट सही हो गया। बेस एमिटर एंड कलेक्टर रीजन शुड हैव सेम डोपिंग कंसंट्रेशन, गलत बात। बेस एमिटर एंड कलेक्टर रीजन शुड हैव सेम साइज, गलत बात। बोथ एमिटर जंक्शन एज वेल एज द कलेक्टर जंक्शन आर फॉरवर्ड बायस, गलत बात। पहली बात इस करेक्ट पूछा था ना, तो पहला ही स्टेटमेंट हमें पता। मुझे हो सकता है कि अभी तुम्हें चौथा स्टेटमेंट ना समझ में आया, मे बी ऐसा हो सकता है, लेकिन सिंगल करेक्ट है। इस करेक्ट क्या ये स्टेटमेंट सही दिख रहा है, बेस रीजन मस्ट बी वेरी थिन एंड लाइटली डोप्ड, बिल्कुल सही बात है। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। तो समझ रहे हो, सिर्फ इस टेबल पे क्वेश्चन आएंगे। ये एक टेबल अगर तुम ध्यान है, मैंने एग्जाम से पहले तुम लोग को यूट्यूब पे बोला था कि इस पे क्वेश्चन आएगा इस साल। जिन लोगों ने सुना था उन्होंने कर लिया, जिन लोगों ने नहीं मेरी बात को नजरअंदाज किया था कि अरे सर तो बोलने के लिए बोल रहे हैं, उन्हें पछताना पड़ा। सिर्फ अगर ये टेबल भी ध्यान होती तो आप क्वेश्चन ये कर लेते। मैंने बोला था एक दिन पहले, मेरा वो देख लो ना फाइनल रिवीजन वाला वीडियो, उसमें देखो विद प्रूफ है, जाके देखो। मैंने बोला उस वीडियो में, मैंने कम से कम 10 क्वेश्चन बोले हैं कि यार ये आएगा क्वेश्चन कल, और आया है। कंफर्टेबल है बच्चा लोग। तो ये पूरा एक ट्रांजिस्टर की कंस्ट्रक्शन वाली बात थी जो ने बताया कि कंस्ट्रक्शन होता कैसे। अब कंस्ट्रक्शन में दूसरा पार्ट आता है, ये भी कंस्ट्रक्शन का ही पार्ट है कि भाई कंस्ट्रक्शन जब कर लेते हैं तो मोशन कैसा होता है। कंस्ट्रक्शन का ही कि मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल किस तरीके से होता है। तो बच्चे अगर ट्रांजिस्टर को हम जब भी यूज करते हैं, जब भी हम अगर यूज करते हैं, तो
ट्रांजिस्टर को एक्टिव मोड में यूज लाने के लिए, एम्पलीफिकेशन के लिए यूज करते हो। जब भी एम्पलीफिकेशन के लिए यूज करते हैं तो एमिटर बेस जंक्शन क्या करते हैं इसको, फॉरवर्ड बायस, एफ बी से समझ के क्या हो गया, फॉरवर्ड बायस्ड। और जानबूझ के कलेक्टर बेस जंक्शन जो है इसको क्या करते हैं, रिवर्स बायस्ड। क्या चीज बच्चे, एमिटर बेस जंक्शन अपना फॉरवर्ड बायस रहता है एंड कलेक्टर बेस जंक्शन अपना रिवर्स बायस रहता है। क्या चीज, एमिटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस रहता है, कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बायस रहता है। देखो बेटा, ये अपना एक एमिटर है, ये बेस है, ये कलेक्टर है। एक बात सोचो, अगर इसको फॉरवर्ड बायस करना है, बायसिंग फॉरवर्ड कैसे करते थे, सोचो एक बार। मान लो एक नॉर्मल पीएन जंक्शन लिया, ये पी टाइप, ये एन टाइप। तो इसको फॉरवर्ड बायस करने के लिए क्या कहते हैं, एन को निगेटिव टर्मिनल से और पी को पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ते थे। अगर पी को बड़े वाले टर्मिनल पॉजिटिव से जोड़ दिया और एन को निगेटिव टर्मिनल छोटे वाले टर्मिनल से जोड़ दिया तो क्या ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। इसी को फॉरवर्ड बायस कहते थे। और यहीं पे अगर बच्चे मैंने ये पी एन है, रिवर्स बायस करना होगा तो इसको नेगेटिव से इसको पॉजिटिव से जोड़ दूंगा। तो देखो होगा क्या, अगर मैंने इसको फॉरवर्ड बायस, एमिटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस, मतलब एन को नेगेटिव टर्मिनल ऑफ छोटे टर्मिनल ऑफ बैटरी से जोड़ना पड़ेगा। अगर एमिटर बेस जंक्शन, एमिटर ये रहा, बेस जंक्शन, इन दोनों का जंक्शन जो है ये है, बेस और एमिटर के बीच में जो जंक्शन बन रहा है ये रहा बेस और एमिटर, इसको फॉरवर्ड बायस करना है। तो एन टाइप को नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से जोड़ेंगे और ये पी टाइप है बेस, तो इसको पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे। क्लियर है। इसको काम कराने के लिए कलेक्टर बेस जंक्शन को इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि ट्रांजिस्टर को काम कराना है तो क्या करना पड़ेगा। तुम बोलोगे एमिटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बायस कर दो और कलेक्टर बेस जंक्शन को रिवर्स बायस कर दो। इसका मैं रीजन थोड़ा बहुत समझा देता हूँ, बट रीजन समझ के भी कोई बहुत फायदा नहीं है, बिकॉज तुमसे तो पूछेगा ना कि करते क्या है। तुम बता देना इसको फॉरवर्ड बायस, इसको रिवर्स बायस, बात खत्म। इससे ज्यादा पूछेगा नहीं। अभी क्वेश्चन कराऊंगा जो पीवाईक्यू पूछेगा। ये कलेक्टर बेस को क्या कहना है, रिवर्स बायस, ये एन टाइप है। अगर इसको रिवर्स करना है तो एन टाइप को किससे कनेक्ट करेंगे, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से, क्योंकि बैटरी का बड़ा टर्मिनल एन से जुड़ा है और इस बैटरी का छोटा टर्मिनल इससे जुड़ा है। तो ये वाला जंक्शन कैसा रहता है बच्चे, रिवर्स बायस्ड। ये जो बेस और कलेक्टर के बीच, बेस और कलेक्टर के बीच का जंक्शन जो है ये कैसा होता है, रिवर्स बायस्ड। और ये वाला जंक्शन कैसा होता है बच्चे, फॉरवर्ड बायस्ड। ये वाला जंक्शन कैसा होता है, फॉरवर्ड बायस्ड। और ये वाला जंक्शन कैसा होता है दोस्तों, रिवर्स। कंफर्टेबल। अब फॉरवर्ड बायसिंग से होगा क्या, देखो हुआ क्या, एक तरीके से तुमने यहाँ पे निगेटिव टर्मिनल जोड़ा, यहाँ पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन से हैं, इलेक्ट्रॉन। ये नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव टर्मिनल, तो यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव पोटेंशियल ही तो आएगा। और यहाँ पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन से हैं, इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या नेगेटिव नेगेटिव रिपल्शन देंगे, क्या नेगेटिव नेगेटिव रिपल्शन देंगे। तो क्या ये नेगेटिव जो टर्मिनल आया वो यहाँ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको धक्का देंगे खूब भयंकर। तो देखो ये सारे एरो इधर बने। तो इसको फॉरवर्ड बायस करने से, एमिटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बायस करने से क्या होगा, ये अभी साथ लिखा दूंगा, ये सारे इलेक्ट्रॉन एमिटर से बेस रीजन में जाएंगे। लेकिन साथ ही साथ समझना, बेस रीजन कैसा है, पी टाइप, इसमें क्या है, कुछ होल्स। होल्स को अपन कैसा मानते हैं, पॉजिटिव चार्ज। तो क्या यही नेगेटिव इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा, तो इसको ये जो होल्स होंगे वो P2N आएंगे, P2N कह लो या फिर बेस टू एमिटर जाएंगे। इतनी बात क्लियर है, होल्स किधर जाएंगे, बेस टू एमिटर जाएंगे और इलेक्ट्रॉन सारे एमिटर से बेस में जाएंगे। कंफर्टेबल है। अब जैसे ही मान लो बेस में आ गए, मान लो इलेक्ट्रॉन जो है ये सारे घूम के इधर यहाँ पहुंच गए ये सारे। अब समझ लो बच्चे, अगर मान लो इसको भी हम फॉरवर्ड बायस कर देते, मान लो कि हमने किया कि इसको रिवर्स बायस ना करके इसको फॉरवर्ड बायस कर दिया। अगर मैंने इसको फॉरवर्ड बायस किया होता तो एन टाइप को किससे कनेक्ट किया होता, नेगेटिव से। ये इलेक्ट्रॉन है, यहां पे भी अगर नेगेटिव आ जाता तो ये वाला नेगेटिव इस इलेक्ट्रॉन को क्या करता, रिपेल, तो वापस से बेस से पुश करता है एमिटर की तरफ।
तो ये इधर कह रहा है इधर जाओ, ये कह रहा है इधर जाओ, तो बेचारा बेचारा परेशान हो जाता है ना इलेक्ट्रॉन, कोई काम ही नहीं हो पाता। एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर करंट का फ्लो हो तब तो काम होगा। तो इसलिए अगर मैंने इसको पॉजिटिव टर्मिनल से रिवर्स बायस करने का मतलब एन को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करो, तो यहाँ पे प्लस 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 चार्ज आ जाएगा। अगर ये प्लस 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 चार्ज आ गया तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा बच्चे, अट्रैक्ट करेगा। मान लो इसको मैंने रिवर्स बायस किया, रिवर्स बायसिंग का मतलब क्या है, एन टाइप को पॉजिटिव टर्मिनल्स ऑफ बैटरी से जोड़ना। पॉजिटिव से जोड़ने का मतलब यहाँ पे क्या आएगा, एक पॉजिटिव पोटेंशियल आएगा या फिर पॉजिटिव चार्जेस आएंगे। तो ये जो बेस रीजन में जो इलेक्ट्रॉन पहुंचे हैं इनको क्या करेंगे, अट्रैक्ट, तो अपनी तरफ खींचेंगे। तो जो भी चार्ज बेस में पहुंचेगा, जो भी इलेक्ट्रॉन्स बेस में पहुंचेंगे वो डायरेक्टली कहां पहुंच जाएंगे, कलेक्टर में। डायरेक्टली कहां पहुंच जाएंगे, कलेक्टर में। इसलिए इसको फॉरवर्ड बायस रखते हैं। इसको मैंने रीजन समझा दिया। अगर समझ में आ गया कि हाँ सर, अगर मैं इसको फॉरवर्ड बायस करूंगा तो इलेक्ट्रॉन एमिटर से बेस में जाएंगे, और इसको अगर मैं रिवर्स बायस रखूंगा तब जाके यही इलेक्ट्रॉन बेस से एमिटर में बेस से कलेक्टर में पहुंच पाएंगे। तो पर्पसफुली इसको वर्क कराने के लिए, पूरे करंट सर्किट बनाने के लिए एमिटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस रखना पड़ेगा और कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बायस रखना पड़ेगा। कंफर्टेबल है। फ्लो ऑफ करंट क्या होता है, अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो चूंकि इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं तो हम कह देंगे भाई करंट बाहर आ रही है। करंट बाहर आ रही है, वैसे भी हमने देखा था एनपीएन ट्रांजिस्टर का जो सिंबल देखा था उसमें करंट का एरो किधर दिखाया था, बाहर, कन्वेंशनल करंट। कंफर्टेबल है। सिमिलरली पीएनपी के लिए देखो, ये रहेगा फॉरवर्ड बायस ही, ये रहेगा रिवर्स बायस। देखो वर्किंग के लिए ये फॉरवर्ड बायस या रिवर्स बायस ही रहेगा। लेकिन तुम देखो यहाँ पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या है बच्चे, पी। फॉरवर्ड बायस मतलब इसको पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज, अगेन वही रिपल्शन होंगे सारे होल्स पे। होल्स मतलब एज अ पॉजिटिव चार्ज ट्रीट करते हैं, तो सारे पी से कहाँ घुस जाएंगे, एन में। एन टाइप रीजन लाइटली डोप्ड है तो इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। उन इलेक्ट्रॉन्स को कौन, ये जो पॉजिटिव चार्ज आया होगा अट्रैक्ट करेगा, तो ये इधर जाना चाहेंगे और होल्स इधर आएंगे। जैसे ही होल्स यहाँ पहुंचे तो यहाँ पे अगर ये पी टाइप है, अगर इसको रिवर्स बायस किया मतलब मैंने निगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट किया है, मतलब यहाँ कुछ निगेटिव चार्ज आएगा इस बैटरी की वजह से। बैटरी का ये निगेटिव टर्मिनल और ये पॉजिटिव टर्मिनल है। अगर ये निगेटिव चार्ज आया, निगेटिव पोटेंशियल आया, तो ये जो होल पहुंचे, होल को कैसा ट्रीट करते हैं, एज अ पॉजिटिव चार्ज। तो क्या ये निगेटिव चार्ज इस होल्स को अट्रैक्ट करेगा, बिल्कुल करेगा। तो ये होल जो भी बेस पे पहुंचे ये कलेक्टर में पहुंच जाएंगे। तो पर्पसफुली ये फॉरवर्ड बायस रखते हैं और ये रिवर्स बायस रखते हैं। कंफर्टेबल है। अब मैं जो भी मैंने मोशन ऑफ चार्ज पढ़ाया इसकी समरी लिख दे रहा, बस इस समरी पे क्वेश्चन आएगा हमेशा। इसके बाहर को भी कोई क्वेश्चन पूछ ही नहीं सकता, किसी की औकात ही नहीं। क्या, पहली बात, एमिटर बेस जंक्शन। एमिटर बेस जंक्शन कैसा लिखेंगे, फॉरवर्ड बायस्ड। कलेक्टर बेस जंक्शन हमेशा किसी भी ट्रांजिस्टर को काम कराना है, इसको क्या करेंगे, रिवर्स बायस रखेंगे। ठीक है। अगला पॉइंट, इन एनपीएन ट्रांजिस्टर, ध्यान रखना ये सारे पॉइंट। एनपीएन ट्रांजिस्टर, ये एनपीएन ट्रांजिस्टर था एक, एनपीएन। इलेक्ट्रॉन कहां से जा रहा है, एमिटर टू बेस और फिर बेस टू कलेक्टर। इन एनपीएन ट्रांजिस्टर इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जाते हैं, इलेक्ट्रॉन जाते हैं एमिटर टू बेस टू कलेक्टर। होल्स, होल्स मेजॉरिटी में कहाँ है, ये तो मेजॉरिटी की बात कर रहे हैं। होल्स मेजॉरिटी में कहाँ है, बेस में। तो होल्स का मूवमेंट होता है बेस से
एमिटर। देखो होल्स कहाँ थे मेजरली, यहाँ थे, ये होल एक रहा और ये होल रहा, ये कहाँ से गया, बेस से एमिटर। बस इतनी, ये दो बातें ध्यान रख लोगे, काम खत्म। और इन पीएनपी ट्रांजिस्टर सब कुछ उल्टा हो जाएगा। इन पीएनपी ट्रांजिस्टर की अगर बात करूं तो इलेक्ट्रॉन की जगह लिख दोगे होल्स, होल्स का मूवमेंट हो रहा होगा एमिटर टू बेस टू कलेक्टर, और इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट वैसा हो रहा होगा जिसका यहाँ पे होल्स कैसा जा रहे होंगे, बेस टू एमिटर। इसके अलावा कभी भी कोई क्वेश्चन न नीट के एग्जाम में, न जेईई मेंस के एग्जाम में पूछा जा सकता है। एक स्टेटमेंट और ध्यान रख सकते हो, मैं इसका एक्सप्लेनेशन बिल्कुल भी नहीं ध्यान रखा, बस लिख लो, एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है, कोई रीजन नहीं दिया। बेस रीजन is made thin such that 95% of charge goes to collector। बेस को थिन इसलिए क्या बनाया जाता है, थिन और लाइटली डोप्ड इसलिए बनाया जाता है कि 95% ऑफ जो चार्ज एमिटर से बेस में आ रहा है उसका 95% कलेक्टर में चला जाए, बेस के रास्ते ना आ जाए। इसलिए हम कहते हैं IB इज वेरी स्मॉल। ये भी कहते हैं कि बेस करंट जो होती है IB इज वेरी स्मॉल, बेस करंट जो होती है वेरी स्मॉल। चलो यहाँ पे करंट, किरचॉफ्स करंट लॉ लगाते हैं, KCL। ये IE अंदर जा रही है, यहां से बेस निकली और यहां से कलेक्टर बाहर, ये देखो ना, ये करंट बाहर निकल रही है, ये करंट बाहर निकल रही है, यहां से अंदर घुस रही है, तो ये IE अंदर गई, कुछ पार्ट IB में गई होगी, कुछ IC में गई होगी, तो मैं लिख सकता हूं IE जो गई वो IB प्लस IC के बराबर। ये हमेशा ट्रू है, ऑलवेज। इसमें हम ये भी लिख सकते हैं IB इज वेरी स्मॉल। क्यों स्मॉल होती है, क्योंकि बेस रीजन लाइटली डोप्ड होता है और थिन होता है। तो हम ये भी लिख सकते हैं IE इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू IC। 95% से ज्यादा करंट जो भी IE होती है कलेक्टर में पहुंच जाती है। ये हमने PNP के लिए देखा, KCL फॉर PNP, KCL फॉर NPN भी बात कर ले। तो देखो कलेक्टर अंदर घुस रही है, बेस अंदर घुस रही है, अंदर एंटरिंग वाले को प्लस लिखेंगे IC प्लस IB, और जो बाहर निकल रही है वो सिर्फ IE है। तो देखो जो मैंने लिखा था ना ऑलवेज, इसीलिए लिखा था I इज इक्वल टू IB प्लस IC होगा हमेशा। कंफर्टेबल है, इसमें भी अप्रोक्सीमेटली I इज इक्वल टू IC लिखोगे, IB वेरी स्मॉल होता है, IB इज वेरी स्मॉल ऑलवेज। ऑलवेज ये नोट्स आपको फिजिक्स 101 के टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएंगे। ये मैंने मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन ट्रांजिस्टर, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल की समरी आपको दे दी। इस पे बेस्ड जो क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में वो मैं आपके सामने पुट कर रहा हूं, उनको जरा सॉल्व करेगा। दिस इज क्वेश्चन फ्रॉम AIEEE 2004। होमवर्क भी दूंगा, होमवर्क के लिए शीट मिलेगी, उसको भी सॉल्व करेंगे, प्लस ये भी। व्हेन NPN ट्रांजिस्टर इज यूज्ड एज एन एम्पलीफायर, जल्दी बताओ। NPN transistor is used as an amplifier. Electron moves from collector to base. कद्दू। Holes moves from emitter to base. NPN में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एमिटर टू बेस टू कलेक्टर जा रहे हैं और होल्स बेस टू एमिटर जा रहे हैं। होल्स मूव फ्रॉम एमिटर टू बेस, नहीं बेस टू एमिटर, गलत है ये भी। इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम बेस टू कलेक्टर, बिल्कुल, देखो अभी बताया बेस टू कलेक्टर जा रहा है, बिल्कुल सही बात है। होल्स मूव्स फ्रॉम बेस टू कलेक्टर नहीं, बेस टू एमिटर जाते हैं, तो ये बात भी गलत है। तो ऑप्शन क्या जाएगा, C। अगर तुमने ये स्टेटमेंट्स पढ़ रखे हैं तुम क्वेश्चन कर लोगे, समझ रखा है कि भाई वो फॉरवर्ड बायस होता है, ये रिवर्स बायस होता है, तो एनालॉजी को बना के, सर्किट डायग्राम को बना के, वो
तुम उसकी एनालॉजी को वापस से रिपीट करके भी बना कर सकते हो, बट उसमें 2 से 4 मिनट लग जाएंगे। बट अगर तुमने ये एक पेज की समरी ध्यान रखी है मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल के लिए, कि भाई इलेक्ट्रॉन किधर जाती है, एमिटर बेस कलेक्टर, होल्स किधर जाता है, बेस टू कलेक्टर, एनपीएन के लिए यही मोस्टली है, यही एनसीईआरटी में दे रखा है और यही मोस्ट वाइडली यूज होता है, तो इसी के लिए पूछेगा। इन केस कभी पीएनपी के लिए पूछ दिया तो इलेक्ट्रॉन की जगह होल्स लिख देना, होल्स की जगह इलेक्ट्रॉन लिख देना, काम खत्म। इन एन एनपीएन ट्रांजिस्टर, जल्दी से बताओ, ये भी कोई पी वाई क्यू है, अब ईयर कौन सा मैं भूल गया। इन एन एनपीएन ट्रांजिस्टर होल्स मूव फ्रॉम एमिटर टू बेस कद्दू, होल्स मूव फ्रॉम बेस टू कलेक्टर कद्दू, इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम एमिटर, बिल्कुल एमिटर, इलेक्ट्रॉन एमिटर टू बेस, बेस टू कलेक्टर, तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। कंफर्टेबल है, समझ में आ रहा है किस तरीके से मूवमेंट, बस यही पूछेंगे कौन किधर जा रहा है, और एनपीएन के लिए ही पूछेंगे। तो इलेक्ट्रॉन किधर जाता है, एमिटर टू बेस, बेस टू कलेक्टर, और होल कहा जाता है, बेस टू एमिटर, बस बात खत्म। अब शुरू करते हैं वर्किंग। क्या चीज बच्चा, वर्किंग ऑफ ट्रांजिस्टर। क्या चीज बच्चा, वर्किंग ऑफ ट्रांजिस्टर शुरू करते हैं। तो बच्चे स्टार्ट करते हैं अपन वर्किंग ऑफ ट्रांजिस्टर। तो बस कोई भी डिवाइस है उसको काम कराना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक हम इनपुट देंगे और आउटपुट देंगे। हम क्या देंगे, इनपुट देंगे और आउटपुट उससे कुछ लेंगे। वर्किंग का मतलब क्या है बच्चे, कुछ हमने इनपुट दिया और उससे कुछ हमें आउटपुट मिला। लेकिन बच्चे यहां सोचने वाली बात यह है, इनपुट देने के लिए मिनिमम किसी भी चीज को, कोई भी इलेक्ट्रिकल इनपुट देते हैं तो 2 टर्मिनल्स चाहिए होते हैं। कोई भी हाउस होल्ड सप्लाई में अगर आप कोई भी चीज डिवाइस यूज करते हो तो उसमें 2 प्लग्स होते हैं, जाके उसमें एंटर करते हो। ऑब्वियस सी बात है कि एक पोटेंशियल इनपुट देना मतलब कुछ वोल्टेज ही तो दे रहे हो, वोल्टेज मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। तो एक हायर का होगा, एक लोअर का होगा, एक ग्राउंड होगा, एक वोल्टेज वाली लाइन होगी या एक न्यूट्रल लाइन होगी। तो इनपुट के लिए हमें कितने चाहिए, 2 टर्मिनल्स, और आउटपुट भी हमेशा हमें कितने चाहिए, मिनिमम कितने चाहिए, 2 टर्मिनल्स। कभी भी देखा होगा बच्चे, आप 2 तार जोड़ते हो, 2 टर्मिनल चाहिए होते हैं, इनपुट देने के लिए भी और आउटपुट लेने के लिए भी। लेकिन समस्या ये है बच्चे कि ट्रांजिस्टर कैसा होता है। एक अगर मैं ट्रांजिस्टर की बात करूं, एन पी एन है, इसके पास कितने टर्मिनल है, 3। कितने टर्मिनल है, 3। कितने टर्मिनल है, 3 टर्मिनल डिवाइस। अब हमें करना क्या है, इनपुट के लिए 2 टर्मिनल चाहिए, इनपुट के लिए कितने चाहिए, 2 टर्मिनल्स, और आउटपुट के लिए भी कितने चाहिए, 2 टर्मिनल्स। इनपुट और आउटपुट दोनों के लिए 2-2 टर्मिनल्स चाहिए, मतलब कितने चाहिए टोटल, 4 टर्मिनल्स रिक्वायर्ड। अगर हमें इनपुट देके आउटपुट लेना है तो 4 टर्मिनल्स रिक्वायर्ड है। अवेलेबल कितने हैं, 3। अवेलेबल कितने हैं, 3, चाहिए कितने, 4। मतलब हम नॉर्मली तो हम नहीं कर सकते काम, एक नॉर्मल प्रोसेस से तो हम काम अपना नहीं चला सकते। लेकिन इफ वी कैन टेक 1 टर्मिनल कॉमन इन इनपुट एंड आउटपुट, कोई एक ऐसा टर्मिनल जो कॉमन है, जो इनपुट साइड भी है और आउटपुट साइड भी है। तो क्या अब अपन इन 3 से इनपुट और आउटपुट, मतलब देखो जैसे मान लो ये बेस है, ये एमीटर है, हमने एमीटर बेस कनेक्ट करके यहां इनपुट दे दिया और इन दोनों को कनेक्ट करके आउटपुट ले लिया, तो क्या बेस कॉमन हो गया यहाँ पे। हम ये नहीं कर सिर्फ बेस को ही कॉमन ले सकते हो, किसी को एमीटर को भी ले सकते हो, कलेक्टर को भी ले सकते हो, बेस को भी ले सकते हो, लेकिन अगर हमने एक चीज को कॉमन ले ली तो 3 से हमें 4 टर्मिनल वाला काम मिल गया। ये 2 इसके इनपुट साइड के, ये 2 आउटपुट साइड के है, 3, लेकिन काम कैसे कर रहे हैं, 4 टर्मिनल जैसे, मतलब 2 टर्मिनल हमें मिल गए इनपुट के लिए और 2 टर्मिनल मिल गए हमें आउटपुट के लिए।
तो हमारा काम हो सकता है। तो ट्रांजिस्टर को काम में लेने के लिए हमें हमेशा हमेशा एक टर्मिनल को कॉमन लेना पड़ेगा। एक कॉमन टर्मिनल होना बहुत जरूरी है। क्या चीज बच्चा लोग? ट्रांजिस्टर को काम में लेने के लिए एक किसी भी टर्मिनल का कॉमन होना बहुत जरूरी है। अब यही बात एनसीईआरटी में लिखी है। ओनली 3 terminals are available with emitter, base and collector. Therefore, in a circuit, input-output connections have to be such that one of these, emitter, base और collector, is common to both the input and output. बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इस पे कई बार क्वेश्चन पूछा गया। इस बोथ कॉमन टू, तीनों में से कोई सा भी, एमीटर, बेस और कलेक्टर में से तीनों में से कोई सा भी एक टर्मिनल हमें कॉमन में लेना पड़ेगा, आइदर ऑन द एमिटर। ठीक है, एमीटर, बेस और कलेक्टर में से तीनों में से कोई एक टर्मिनल हमें इनपुट और आउटपुट दोनों में कॉमन लेना पड़ेगा। तो जो कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल है इस तरीके से, कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन ये अपने सिलेबस में है, इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा यूज भी कॉमन एमीटर की जाती है। दूसरी, अगर एमीटर को कॉमन ले लोगे तो कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन, बेस को कॉमन ले लोगे तो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, और अगर कलेक्टर को कॉमन में ले लोगे तो कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, द ट्रांजिस्टर इज मोस्ट वाइडली यूज इन द कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन। सबसे ज्यादा किस में यूज की जाती है? कॉमन एमीटर। अपने सिलेबस में भी कौन सी है? कॉमन एमीटर। हम पढ़ेंगे भी कौन सी? कॉमन एमीटर। एंड वी शैल रिस्ट्रिक्ट आवर डिस्कशन टू ओनली दिस। देखो लिखा भी है, एनसीईआरटी में लिख दिया, टू ओनली दिस कॉन्फ़िगरेशन वी शैल रिस्ट्रिक्ट। हम इसके अलावा किसी कॉमन बेस और कॉमन कलेक्टर के बारे में कुछ जानने की जरूरत नहीं। हालांकि मैं तुम्हें बता दूंगा, क्योंकि एक दो बार इन्होंने बोल तो दिया रिस्ट्रिक्ट, लेकिन थोड़े बहुत हल्के फुल्के सवाल इससे भी पूछ दिए, तो वो सवाल तुम कर पाओ इसके लिए मैं कॉमन बेस और कॉमन कलेक्टर के बारे में भी बता दूंगा, लेकिन कॉमन एमीटर को डिटेल में देख लेंगे कि भाई कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन है क्या और कैसे काम। सिंस मोर कॉमनली यूज ट्रांजिस्टर आर एनपीएन। अब देखो कॉमन एमीटर, एक तो यूज कौन सा करेंगे? कॉमन एमीटर, और उसमें भी कॉमनली कौन सा है? एनपीएन। तो हम जो भी कॉमन एमीटर का भी डिस्कशन करेंगे किसके लिए करेंगे? एनपीएन सिलिकॉन ट्रांजिस्टर के लिए। We shall confine our discussion to such transistors only. सिर्फ NPN सिलिकॉन ट्रांजिस्टर के लिए कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। हम कौन सी कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे? कॉमन एमिटर। सर कौन से वाले के लिए? एनपीएन के लिए या पीएनपी के लिए? कौन से वाले के लिए? एनपीएन के लिए या पीएनपी के लिए? आप कहोगे सर कॉमन एमिटर पढ़ेंगे और जो ज्यादा यूज किया जाता है वो एनपीएन होता है, तो हम एनपीएन के लिए ही पढ़ेंगे। क्लियर है बात? विद पीएनपी ट्रांजिस्टर। ठीक है, तो एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर की हम बात करेंगे कॉमन एमिटर में, एनपीएन ट्रांजिस्टर में। पीएनपी भी अपने स्टडी विद द पीएनपी ट्रांजिस्टर द पोलैरिटीज ऑफ द एक्सटर्नल पावर सप्लाई आर टू बी इन्वर्टेड। हमारा पूरा डिस्कशन किसके लिए रहेगा? कॉमन एमिटर, उसमें भी कौन सा? एनपीएन वाला। क्लियर है? कॉमन बेस और कॉमन कलेक्टर काफी अपने सिलेबस में नहीं है, तो काफी हद तक हम इनकी बातें नहीं करेंगे। थोड़ी बहुत जो पूछा जा सकता है क्वेश्चन में वो मैं बच्चे आप लोग को अलग से वापस से बता दूंगा। कंफर्टेबल है? तो समझना बच्चे, अब अपने पास ट्रांजिस्टर को काम कराने के लिए हमारे पास ट्रांजिस्टर के दो काम होते हैं। क्या चीज बच्चे? हमारे पास ट्रांजिस्टर से दो काम होते हैं। ठीक है क्या? एज एन एम्पलीफायर। ध्यान रखना, ट्रांजिस्टर कैसे शुरू में ही बताया था, एज एन एम्पलीफायर, और दूसरा एज ए स्विच। जब हम एम्पलीफायर एज ए एम्पलीफायर यूज करते हैं, और मेजर काम इसका यही है, मेजर काम इसका एम्पलीफायर ही है, तो अपना ट्रांजिस्टर कैसा होता है? एक्टिव स्टेट में। रीजन ऑफ वर्किंग कौन सी होती है? एक्टिव। अब एक्टिव स्टेट का क्या मतलब है मैं भी समझा दूंगा, लेकिन ये समझ लेना, एज एन एम्पलीफायर काम कराना है तो तुम्हें इसे एक्टिव स्टेट में लेके जाना पड़ेगा, और एज एन स्विच काम कराना है तो आइदर इन कट ऑफ और आइदर इन सैचुरेशन, आइदर इन कट ऑफ और आइदर इन सैचुरेशन। एम्पलीफायर जैसे कब बिहेव करेगा? जब एम्पलीफायर जैसे तब करेगा जब आपका ट्रांजिस्टर एक्टिव स्टेट में हो। कैसा हो? एक्टिव। एक्टिव स्टेट का मतलब समझ लेंगे। और एज अ स्विच कब काम करेगा बेटा? एज अ स्विच कब काम करेगा? एज अ स्विच काम करेगा जब वो कट ऑफ या सैचुरेशन रीजन में हो। क्या चीज? एज अ स्विच कब काम करेगा? जब वो कट ऑफ या सैचुरेशन रीजन में हो।
जब वो कट ऑफ या सिचुएशन रीजन में हो। देखो बहुत सिंपल सी बात है बच्चे, एज अ स्विच का मतलब तुम समझो ना, स्विच का मतलब क्या होता है, ऑन और ऑफ, यही तो दो स्टेट होती है। ऑन मतलब हाई वोल्टेज लेवल और ऑफ मतलब लो। तो भाई आउटपुट जब हाई मिल रहा होता है तो उसे हम कट ऑफ कहते हैं, और आउटपुट जब लो मिल रहा होता है तो हम उसे सैचुरेशन कहते हैं। तो एज अ स्विच यूज कराना है तो एम्पलीफायर को या तो हमें कट ऑफ में ले जाना पड़ेगा या सैचुरेशन में, या तो कट ऑफ में या सैचुरेशन में, तो एज अ स्विच। और एज एन एम्पलीफायर से एम्पलीफिकेशन लेना है तो ट्रांजिस्टर अपना एक्टिव स्टेट में होगा, और मेजर काम इसका एम्पलीफिकेशन का ही होता है। तो एक्टिव रीजन में जब ले जाओगे, एक्टिव रीजन में क्या मिलेगा, एम्पलीफिकेशन। क्या मिलेगा, एम्पलीफिकेशन। उसके लिए मैं पहले ही बता चुका हूं, एमीटर बेस्ड जंक्शन कैसा रहेगा, फॉरवर्ड बायस। एमीटर बेस्ड जंक्शन कैसा रहेगा, फॉरवर्ड बायस। एंड कलेक्टर बेस्ड जंक्शन क्या रहेगा, कलेक्टर बेस्ड जंक्शन क्या रहेगा, रिवर्स बायस। कलेक्टर बेस्ड जंक्शन क्या रहेगा, रिवर्स बायस। अगर तुम्हें कट ऑफ में ले जाना है तो दोनों रिवर्स कर दोगे, एमीटर बेस भी कलेक्टर बेस भी। सैचुरेशन में करना है तो दोनों को क्या कर दोगे, फॉरवर्ड बायस। दोनों को क्या कर दोगे, फॉरवर्ड बायस। तो इतनी बात समझ में आई कि हम कौन सा ट्रांजिस्टर, हमने सिर्फ यहाँ पे ये समझा कि इनपुट और आउटपुट लेने के लिए, इनपुट के लिए दो टर्मिनल, आउटपुट के लिए दो टर्मिनल। ट्रांजिस्टर होता है तीन टर्मिनल, तो हमें एक टर्मिनल कॉमन रखना पड़ेगा। अब अगर हम एक कॉमन रखते हैं तो तीन कॉन्फ़िगरेशन बनती है, कॉमन एमिटर, कॉमन बेस एंड कॉमन कलेक्टर। अपने सिलेबस में कौन सी है, कॉमन एमिटर। कॉमन एमिटर वाइडली यूजेस कॉमन एंड वी रिस्ट्रिक्ट आवर डिस्कशन टू ओनली दिस कॉन्फ़िगरेशन। मतलब अपन कौन सा पढ़ेंगे, कॉमन एमिटर। कॉमन एमिटर में भी कौन सा, एनपीएन। इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है। तो देखो ये एक कॉमन एमिटर, देखो एमिटर है, ये देखो ये एमिटर का टर्मिनल आया, ये बेस वाला टर्मिनल आया, देखो ये बेस के साथ भी कॉमन है, तो ये ईबी जंक्शन आया। ये एमिटर और ये कलेक्टर, ये एमिटर ये कलेक्टर। तो बेटा ये एमिटर है, ये बेस साइड भी कॉमन है, ये देखो कलेक्टर की टर्मिनल आई, ये कलेक्टर वाली टर्मिनल, देखो ये तार घूम के आई, तो ये कलेक्टर साइड भी। तो ये एमिटर, ये कलेक्टर, ये बेस। तो एमिटर क्या है, कलेक्टर साइड भी कॉमन है और बेस साइड भी। तो सर्किट अरेंजमेंट फॉर स्टडिंग द इनपुट एंड आउटपुट कंसिस्ट ऑफ एन पी एन ट्रांजिस्टर इन कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। कंफर्टेबल है। तो कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में एमिटर कॉमन है, कलेक्टर साइड भी और बेस साइड भी। एनपीएन ट्रांजिस्टर है बिकॉज एरो किधर है, बाहर की तरफ, मतलब ट्रांजिस्टर कौन सा है, एनपीएन। अब सर्किट देख के डरने की जरूरत नहीं कि अरे सर इतना भयंकर सर्किट आ गया, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत सिंपल सी बात है। हमें दो चीजों की बात बस स्टडी करनी है। देखो हमें सिर्फ इनपुट पे क्या हो रहा है ये समझना है, आउटपुट पे क्या हो रहा है ये समझना है। तीसरी बात, ट्रांजिस्टर करता क्या है, एम्पलीफिकेशन। तो एम्पलीफिकेशन कितना मिलेगा, बस ये बात अगर हमें समझ में आ गई तो काम खत्म। हमें सिर्फ एम्पलीफिकेशन से मतलब है, ट्रांजिस्टर में बाकी किसी से मतलब ही नहीं, एनसीईआरटी में लिखा है। तो एम्पलीफिकेशन कितना मिलेगा, इनपुट पे क्या घटनाएं हो रही हैं, आउटपुट पे क्या घटनाएं हो रही है, और एम्पलीफिकेशन कितना मिलेगा। हमारा पूरा डिस्कशन सिर्फ इन तीन बातों पे डिपेंडेंट है, और इन तीन बातों पे ही हम करेंगे। अभी कॉमन एमिटर के लिए, फिर बाद में कॉमन बेस और कॉमन कलेक्टर के लिए भी कर लेंगे, ठीक है, थोड़ा थोड़ा। अब सबसे पहले हम समझते हैं इनपुट को। किसको बच्चे, इनपुट को। इनपुट, देखो बेटा इनपुट में क्या दे रहे हो, इनपुट में क्या जा रहा है, आईबी, ठीक है। इनपुट में क्या जा रहा है, बेस करंट जा रही है। कैसे जा रही है, जब तुम ये बाइजिंग वोल्टेज VBE बढ़ा रहे हो, ये इनपुट का वोल्टेज। अरे इनपुट मतलब बेस और एमीटर, बेस और एमीटर के बीच में जो वोल्टेज है उसको क्या लिखोगे, VBE। यही तुम्हारा क्या हो गया, वी इनपुट। वी इनपुट मतलब बेस और एमीटर के बीच का वोल्टेज। और इनपुट साइड से जो करंट जा रही है वो कौन सी जा रही है, IB। तो IB वर्सेस VBE का कर्व जो है इसको कहते हैं इनपुट कैरेक्टरिस्टिक। दिस इज जस्ट लाइक, लिख लो, जस्ट लाइक फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीएन जंक्शन। सिंपल बात, काम खत्म। जैसी पीएन, एक फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन की कैरेक्टरिस्टिक होती है,
वैसे ही इसकी भी होगी। बेस करंट आई बी इनपुट है और इनपुट में क्या है, बेस करंट दे रहे हो और बाइजिंग वोल्टेज वी बी दे रहे हो, किसमें, बेस और एमीटर के बीच में। तो इसका कर्व एग्जैक्टली वैसा आता है जैसे पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन में भी देखते हैं कि 0.6 वोल्ट के बाद वो बढ़ना शुरू होता था। अगर अप्लाइड वोल्टेज वी इनपुट लेस देन 0.6 वोल्ट होगा तो ट्रांजिस्टर विल नॉट वर्क, ट्रांजिस्टर विल नॉट वर्क। ये फॉरवर्ड बायस में आया नहीं, इसको फॉरवर्ड बायस में लाने के लिए 0.6 वोल्ट और 0.7 वोल्ट हमें लगाना पड़ता है। VB इज 0.6 टू 0.2, 0.6 से 0.7 वोल्ट के बीच का हमें वो वी इनपुट देना पड़ेगा, VBE देना पड़ेगा। इतनी बात क्लियर है? For silicon VB is 0.6, VCE must be sufficiently large than 0.7 volt. Since the transistor operates as an amplifier over large range of the reverse bias across the base collector is high most of the time. Therefore, the input characteristic may be obtained. देखो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स कब लेते हैं, जो कलेक्टर एमीटर जंक्शन होता है, जो आउटपुट साइड होता है ना, आउटपुट साइड, आउटपुट, इसका कलेक्टर एमीटर जंक्शन का पोटेंशियल 3 वोल्ट से, एनसीईआरटी में लिखा है, कोई रीजन नहीं है, दे रखा है, देखो 3 वोल्ट से 20 वोल्ट के बीच की कोई सी भी वैल्यू ले सकते हो। इस एग्जाम्पल इन्होंने 10 वोल्ट ले ली, तुम 3 वोल्ट से 10 वोल्ट के बीच की कोई सी भी वैल्यू ले सकते हो आउटपुट वोल्टेज की, और वो कांस्टेंट फिक्स कर लोगे। अब इनपुट को रीड करोगे, VBE को चेंज करने पे, बाइजिंग वोल्टेज VBE ये वाला एमीटर और बेस जंक्शन के बीच का वोल्टेज को चेंज करने पे तुम देखोगे बेस करंट कैसे कैसे चेंज हो रही है। तो तुमने देखा जब बेस इनपुट वाली वोल्टेज, तुमने देखा जब V इनपुट लेस देन 0 पॉइंट या 0.6 या 0.7 वोल्ट से कम था तो ट्रांजिस्टर विल नॉट वर्क, IB बेस करंट कितनी मिलेगी, 0। लेकिन जैसे ही 0.7 से आगे जाओगे और VB फिर हल्का से ही बढ़ाओगे तो एकदम से बेस करंट बढ़ जाएगी, बिकॉज बिकॉज जंक्शन किस में आ चुका है, फॉरवर्ड बायस में, बिकॉज ट्रांजिस्टर किस में आ चुका है, फॉरवर्ड बायस में। कंफर्टेबल है? तो हमें ये ध्यान करना है इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी होती है, बस इतनी बात ध्यान रख लोगे तुम्हारा काम हो जाएगा। इनपुट ट्रांजिस्टर कैसा हो सकता है, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी होती है, फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन की फॉरवर्ड बायस भी ऐसी ही होती है, एग्जैक्टली सेम होती है, कोई फर्क नहीं होता। 0.6 वोल्ट से इनपुट साइड में 0.6 वोल्ट से ज्यादा वोल्टेज दोगे तभी कंडक्टिंग होगा, और आउटपुट साइड का वोल्टेज 3 वोल्ट से 20 वोल्ट की कोई भी वैल्यू लग सकते हो। इन्होंने इसमें 10 वोल्ट रखी, तुम 12 13 14 15 8 7 कुछ भी रखे, एग्जैक्टली सेम कर्व मिलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इतनी बात क्लियर है? अब बात करते हैं किसकी, आउटपुट की। आउटपुट पे बच्चे एक चीज बस मैं तुमसे कहूंगा, अभी तक सारी बातें समझाई, सिर्फ एक बात कहूंगा कि ये ध्यान रख लो, याद रख लो कि अगर तुमने ये बेस करंट बढ़ाया, इनपुट पे जो ये बेस करंट है ये तुम जब भी इंक्रीज करोगे तो जो कलेक्टर करंट होगी ये भी इंक्रीज, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कंसेप्ट, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, और इसको समझा नहीं जा सकता। जो बच्चा समझने की कोशिश करता है वो एग्जाम में जाके क्वेश्चन गलत करता है, ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है। इसलिए अब मैं सिर्फ बोलता हूँ पूरे चैप्टर में एक बात समझ क्या कहते हैं याद करने को कहता हूँ कि सिर्फ इतनी सी बात ध्यान रख लो कि बेस करंट जब भी बढ़ाएंगे तो कलेक्टर करंट इंक्रीज करेगी, जब भी हम बेस करंट बढ़ाएंगे तो कलेक्टर करंट इंक्रीज करेगी। क्या चीज बचे, जब भी हम बेस करंट बढ़ाएंगे तो कलेक्टर करंट इंक्रीज करेगी। हम अगर ये वाली इनपुट साइड की बेस करंट बढ़ाएंगे तो आउटपुट साइड की कलेक्टर करंट भी बढ़े। कंफर्टेबल है? तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स जो मिलती हैं, करंट IC इन मिली एम्पियर, वोल्टेज VC। देखो आउटपुट में क्या क्या है, आउटपुट कहाँ मिल रहा है, एक तो IC करंट है आउटपुट में, और ये IC कब मिल रही है, जब तुम कलेक्टर और एमीटर के बीच में जो वोल्टेज लगा रहे हो वो कितना लगा रहे हो, VC। कलेक्टर और एमीटर के बीच का वोल्टेज जो है वो कितना है, VCE, और करंट कितनी है आउटपुट साइड में, IC। तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे तो आउटपुट की करंट और आउटपुट का वोल्टेज लेंगे तो ग्राफ कुछ इस तरीके के बनते हैं। इसमें भी हम देख रहे हैं कि बेस करंट IB, बेस करंट जब 10 एम्पियर माइक्रो एम्पियर लिया तो कलेक्टर करंट ऐसी मिली, जब बेस करंट बढ़ाया तो कलेक्टर करंट और बढ़ गई, बेस करंट 30 माइक्रो एम्पियर लिया कलेक्टर करंट और बढ़ गई, 40 माइक्रो एम्पियर लिया कलेक्टर करंट और बढ़ गई,
50 लिया और बढ़ गई 60, मतलब जैसे जैसे IB बढ़ाओगे कलेक्टर करंट बढ़ेगी। सिर्फ ये बात ध्यान रख लो, तुम एग्जाम में आने वाला हर एक क्वेश्चन गारंटी के साथ कर लोगे, मैं ये तुम्हें अभी करा के भी बताऊंगा। बस ये ध्यान रहना कि बेस करंट बढ़ रही है, बेस करंट बहुत ज्यादा नहीं है, माइक्रो एम्पियर के ऑर्डर की है, 10 20 30 40 50 60 माइक्रो एम्पियर। तुम कहोगे देखो कलेक्टर करंट तो बहुत कम है, भैया कलेक्टर करंट मिली एम्पियर है, तो 1000 का फर्क तो पहले से ही है। तो करंट, बेस करंट जैसे जैसे तुम बढ़ाते जाओगे कलेक्टर करंट की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। यही इस पूरे पैराग्राफ में बहुत कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज में ये बात लिखी है। इन्होंने भी प्रूफ नहीं दिया, रीजन एक्सप्लेनेशन प्रॉपर नहीं दिया, बस इन्होंने थोड़ा कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज है, मैं तुम्हें बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में बता रहा हूँ। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में ये ध्यान रखना, जब भी बेस करंट बढ़ाओगे, बेस करंट बढ़ाओगे कलेक्टर करंट, देखो कर्व जो है ऊपर जा रहा है, कलेक्टर करंट का कर्व है ये फिक्स्ड वैल्यू। अगर बेस करंट 10 माइक्रो एम्पियर रखी तो कर्व ऐसा मिलेगा, लेकिन बेस करंट अगर तुमने बढ़ा दी तो कलेक्टर करंट थोड़ा और ऊपर चढ़ गया, 30 पे और 40 पे और 50 पे और 60 पे और इस तरह से, और 70 करोगे तो और ऊपर तक जाएगा। बस ये ध्यान रखना, बेस करंट बढ़ाने पे कलेक्टर करंट बढ़ता है। इतनी बात क्लियर है। अब देखो भाई मैंने बताया था कि भाई ट्रांजिस्टर में पूछते हैं क्या, इनपुट आउटपुट और एम्प्लीफिकेशन। इनपुट के लिए क्या पूछेंगे भाई, इनपुट रेजिस्टेंस कितनी है, तो रेजिस्टेंस क्या लिख देते हैं, डेल्टा वी वोल्टेज अपॉन करंट। इनपुट वोल्टेज कौन सी है, वीबी। इनपुट करंट क्या है, डेल्टा आईबी। तो आर इनपुट क्या होता है, डेल्टा वीबी अपॉन डेल्टा। ये कैसा होता है, डायनामिक रेजिस्टेंस होता है। कैसा होता है, डायनामिक रेजिस्टेंस। भाई देखो ओम्स लॉ तो फॉलो होगा नहीं, कर्व जो है हमें कुछ ऐसा मिल रहा है। ओम्स लॉ कब फॉलो होता है, जब कर्व स्ट्रेट लाइन होता। तो हम एक बहुत छोटे से सेगमेंट के लिए, स्लोप के लिए लिख सकते हैं, इसलिए डेल्टा चेंज, यहाँ पे करंट में भी डेल्टा आ रहा है। तो रेजिस्टेंस क्या लिखा, रेजिस्टेंस इनपुट का, इनपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट करंट का डेल्टा। तो स्लोप ऑफ डेल्टा वी बी अपॉन स्लोप ऑफ इनपुट कैरेक्टरिस्टिक, इस कर्व का जो स्लोप है ना, इस कर्व का जैसे यहाँ पे स्लोप बनाएंगे तो ये स्लोप क्या दे देगा हमको, ये स्लोप क्या दे देगा, इनपुट रेजिस्टेंस आर इनपुट। तो स्लोप कैसा लिखते हैं, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। वाई एक्सिस पे क्या है वोल्टेज, एक्स एक्सिस पे क्या है करंट, तो इनपुट करंट हो गई डेल्टा वी वी अपॉन डेल्टा आई वी। ये निकालने को क्वेश्चन में आ सकती है। और क्या आ सकता है क्वेश्चन में, आउटपुट रेजिस्टेंस निकालने को पूछा जा सकता है। तो आउटपुट रेजिस्टेंस कितना होगा, आउटपुट वोल्टेज अपॉन आउटपुट करंट। आउटपुट की वोल्टेज कितनी है, डेल्टा वी सी। आउटपुट की करंट कितनी है, डेल्टा आई सी। तो आउटपुट वाला रेजिस्टेंस कितना हो गया, डेल्टा वी सी अपॉन डेल्टा आई सी। आउटपुट वाली रेजिस्टेंस कितनी होगी, डेल्टा वी सी अपॉन डेल्टा आई सी। आउटपुट वाली रेजिस्टेंस कितनी होगी, डेल्टा वी सी अपॉन डेल्टा आई सी। Defines the ratio of change in the collector emitter voltage to the change in the collector current to a base current I V. Delta VC upon delta IC क्या हो गया, आउटपुट। आउटपुट का वोल्टेज अपॉन आउटपुट का करंट का रेशियो कितना हो जाएगा, आर नॉट, आउटपुट रेजिस्टेंस। तो इनपुट पे रेजिस्टेंस पूछेगा, आउटपुट पे रेजिस्टेंस पूछेगा, और सबसे बड़ी बात एम्पलीफिकेशन वाली बात। क्या चीज पूछाएगा बच्चे क्वेश्चन में, एम्पलीफिकेशन। आज तक जितने क्वेश्चन आए हैं मैक्सिमम टाइम एम्पलीफिकेशन। तो एम्पलीफिकेशन कितने तरीके के होते हैं, करंट एम्पलीफिकेशन होता है, और क्या एम्पलीफाई कर सकते हो भाई, वोल्टेज एम्पलीफाई कर सकते हो, और क्या एम्पलीफाई कर सकते हो, पावर कर सकते हो, तो पावर एम्पलीफिकेशन होता है। तो 3 तरीके के एम्पलीफिकेशन अपने सिलेबस में, और सिर्फ इनके फॉर्मूले। बीटा क्या होता है, करंट एम्पलीफिकेशन। बीटा क्या होता है, करंट एम्पलीफिकेशन या फिर करंट गेन फॉर कॉमन एमीटर। तो एमीटर कॉमन है, जो भी चीज कॉमन होगी वो रेशियो में नहीं आएगी। तो बीटा क्या आ गया, डेल्टा आईसी अपॉन डेल्टा आईबी, या फिर आईसी अपॉन आईबी। ठीक है। तो अभी अपन करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर्स की बात कर रहे हैं। तो करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर में देखो बच्चे, बीटा आ गया, इसी के साथ बीटा होता है कॉमन एमिटर के लिए करंट एम्पलीफिकेशन गेन, अल्फा होता है कॉमन बेस के लिए, और गामा होता है कॉमन कलेक्टर के लिए। अब देखो डिफाइन करते हैं, खुद थोड़ा दिमाग लगाना। अगर मैं बीटा डिफाइन कर रहा हूं, बीटा मतलब आईसी अपॉन आईबी। एमिटर कॉमन है तो कलेक्टर अपॉन बेस। अब आएगा अल्फा, अल्फा मतलब बेस कॉमन हो जाएगा। अल्फा कब आता है, कॉमन बेस में। कॉमन बेस के लिए क्या लिख दूंगा, आईसी अपॉन आई।
कंफर्टेबल है। अब आएगा कॉमन कलेक्टर गामा, तो वो आ जाएगा आई अपॉन आई बी। कलेक्टर कॉमन है तो कलेक्टर नहीं आया, तो आई अपॉन आउटपुट अपॉन इनपुट हो गया। अगर जब ये किसके लिए था बेटा, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन के लिए करंट गेन को अल्फा बोलते हैं, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन के लिए करंट गेन को गामा बोलते हैं, एंड कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन के लिए करंट गेन को बीटा बोलते हैं। कॉमन एमिटर है तो देखो आईसी अपॉन आईबी, एमिटर नहीं आया। कॉमन बेस है तो बेस की करंट नहीं आएगी, आईसी अपॉन आई आ गया। और कॉमन कलेक्टर है तो कलेक्टर नहीं आएगा, तो आई अपॉन आईबी आ गया। कंफर्टेबल है। सिर्फ आउटपुट की करंट देखो, सर्किट देखो, आउटपुट में करंट कौन सी थी, आईसी थी। इनपुट में करंट कौन सी थी, आईबी। गेन का मतलब, एम्पलीफिकेशन का मतलब क्या हुआ, आउटपुट और इनपुट का रेशियो, तो वही हुआ। करंट एम्पलीफिकेशन जो मिलेगा, एम्पलीफिकेशन तीन तरीके के पढ़ लेते, करंट, वोल्टेज एंड पावर। तो बीटा अल्फा गामा, बीटा कब होता है, कॉमन एमिटर में, अल्फा क्या होता है, कॉमन बेस में, गामा कॉमन कलेक्टर में। चूंकि हम एनसीईआरटी के हिसाब से कॉमन एमिटर पूछ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो सिर्फ बीटा लिखा इन्होंने। लेकिन कई बार एग्जाम में अल्फा और गामा की वैल्यू भी पूछी गई, इसलिए मैंने बता दिया। बीटा निकालोगे तो आईसी अपॉन आईबी, कॉमन बेस के लिए अल्फा निकालोगे तो अल्फा मतलब कॉमन बेस, बेस कॉमन है मतलब बेस नहीं आएगा, एमिटर आएगा, तो आईसी अपॉन आई। गामा मतलब कॉमन कलेक्टर, अगर कलेक्टर कॉमन है तो कलेक्टर नहीं आएगा, मतलब आई अपॉन आई बी। कंफर्टेबल है। अब ट्रांजिस्टर ऐसे डिवाइस तुम्हें रीड करना है कि भाई कैसे कैसे डिवाइस एज अ डिवाइस यूज करते हैं। तो भाई एज अ डिवाइस यूज करने में हम दो तरीके से डिवाइस यूज करते हैं, एज एन एम्पलीफायर, फिर से बता चुका हूं, दो ही काम होते हैं, एज एन एम्पलीफायर और एज एन स्विच। तो पहले एम्पलीफायर समझ लेते हैं। एम्पलीफायर का काम क्या होता है, एम्पलीफाई करना। एम्पलीफाई करने के लिए उसके पास क्या होते हैं, एम्पलीफिकेशन के लिए वो कौन से रीजन में, देखो ये ट्रांजिस्टर के लिए आउटपुट और इनपुट का ग्राफ बनाया गया है। तो एज एन एम्पलीफायर जब भी उसको यूज करोगे, एज एन एम्पलीफायर जब भी तुम उसको यूज करोगे, एज एन एम्पलीफायर जब भी तुम उसको यूज करोगे, ट्रांजिस्टर आपके कौन से रीजन में होगा, एक्टिव रीजन। क्या होगा, फॉर एम्पलीफिकेशन, फॉर एम्पलीफिकेशन, ध्यान रखना बेटा, अभी क्वेश्चन कराएंगे। फॉर एम्पलीफिकेशन ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर मस्ट बी इन एक्टिव रीजन। और एक्टिव रीजन में लाने के लिए क्या बताओ क्या करना था, बेस एमिटर जंक्शन कैसा होगा, फॉरवर्ड बायस, इनपुट वाले जंक्शन फॉरवर्ड बायस, और कलेक्टर एमिटर जंक्शन कैसा होगा, रिवर्स बायस। बताया था ये पहले भी। फॉर एम्पलीफिकेशन ट्रांजिस्टर मस्ट बी इन एक्टिव रीजन, एसी रीजन लिख दिया, इसको थोड़ा अच्छे से लिख दे रहा, इन एक्टिव रीजन। स्विच के लिए, फॉर ट्रांजिस्टर एज एन स्विच it must be in cut off और saturation रीजन। या तो वो कट ऑफ रीजन में रहे या सैचुरेशन रीजन में रहे। क्या चीज बच्चे, अगर आपको ट्रांजिस्टर को एज ए स्विच कराना है तो या तो कट ऑफ में रखोगे या सैचुरेशन में। एम्पलीफिकेशन के लिए किस में रखोगे, एक्टिव रीजन में रखोगे, मतलब एक्टिव रीजन में मतलब बेस, देखो एमीटर तो कॉमन है, तो बेस एमीटर क्या करोगे, फॉरवर्ड बायस, कलेक्टर एमीटर क्या करोगे, रिवर्स बायस। कंफर्टेबल है। ये कई सारी बहुत सारी क्या कहते हैं इसमें गणित लिखी है। अब मैं डायरेक्टली तुम्हें बता रहा हूं कि एज एन एम्पलीफायर जब यूज करोगे तो तुमसे तीन बात पूछी जाएगी, करंट एम्पलीफिकेशन, एम्पलीफिकेशन, तो बीटा किसके वैल्यू आएगी, आईसी अपॉन आईबी, किसमें, कॉमन एमिटर के लिए। दूसरा क्या पूछा जा सकता है, कभी रेयर केस में कॉमन बेस वाले अल्फा, करंट गेन फॉर कॉमन बेस अल्फा पूछा जा सकता है। वो कॉमन बेस है तो क्या हो जाएगा, आईसी अपॉन आई हो जाएगा। आई होप सब लोग समझ रहे होंगे। और अगर बच्चे कई केस में गामा भी पूछा जा सकता है, मतलब कॉमन कलेक्टर के केस में, तो कलेक्टर कॉमन हो गया तो आई अपॉन आई बी आ जाएगा।
तो गेन फैक्टर करंट एम्पलीफिकेशन बता दिया मैंने। ठीक है, तो कॉमन एमिटर, कॉमन बेस एंड कॉमन कलेक्टर। फिर आता है वोल्टेज, वोल्टेज एम्पलीफिकेशन। वोल्टेज एम्पलीफिकेशन क्या होगा? गेन फैक्टर, वोल्टेज एम्पलीफिकेशन जो लिखते हैं एवी, इसका वैल्यू क्या होती है? गेन फैक्टर इनटू आर आउट, आउटपुट रेजिस्टेंस अपॉन इनपुट रेजिस्टेंस। गेन फैक्टर इनटू आर आउट, जो वोल्टेज गेन लिखते हो, देखो करंट गेन के लिए दो बातें हो गई, बीटा अल्फा गामा। वोल्टेज गेन के लिए क्या होगा? गेन फैक्टर, गेन फैक्टर इनटू आर आउट अपॉन आर इन। अब देखो कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में बात करेंगे तो गेन फैक्टर कितना हो जाएगा? बीटा टाइम्स आर आउट अपॉन आर। एक बात और ध्यान रखना, जब भी अपन कॉमन एमिटर की बात करते हैं तो जो गेन मिलता है वो हमें निगेटिव गेन मिलता है। गेन मिलता है निगेटिव, मतलब जो इनपुट और आउटपुट आउट ऑफ फेज होते हैं। मतलब समझना, अगर हमने इनपुट कुछ इस तरीके का दिया तो आउटपुट हमें एग्जैक्टली आउट ऑफ फेज, ये चीज 180 डिग्री का आउट ऑफ फेज बताता है, ये माइनस साइन 180 डिग्री आउट ऑफ फेज। सिर्फ कॉमन एमिटर में जो वोल्टेज गेन मिलता है, आउटपुट वोल्टेज मिलता है, ये आउटपुट है, ये इनपुट है, जो आउटपुट मिलेगा वो 180 डिग्री आउट ऑफ फेज मिलेगा। और जो वोल्टेज गेन मिलेगा वो गेन फैक्टर इनटू आर आउट अपॉन आर इनपुट लिखते हैं। तो देखो, अगर मैं कॉमन एमिटर के लिए बात करूंगा तो जो वोल्टेज गेन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? माइनस का बीटा इंटू आर आउट अपॉन आर इन। अगर मैं कॉमन बेस के लिए वोल्टेज गेन की बात करता तो वो कितना हो जाएगा? अल्फा इंटू आर आउटपुट अपॉन आर इनपुट। अगर यही बच्चे में वोल्टेज गेन एवी की बात इसके लिए करता कॉमन कलेक्टर के लिए, तो यहाँ गेन फैक्टर कॉमन कलेक्टर में क्या जाता है? गामा टाइम्स आर आउट अपॉन आर। तो देखो बच्चे, हमने ये देख लिया वोल्टेज गेन के फॉर्मूले, करंट गेन के ये मैं देख ही चुका हूँ, करंट एम्पलीफिकेशन के। अब आता है पावर गेन। पावर गेन कितना आता है बच्चे? गेन फैक्टर का स्क्वायर इनटू आर आउट अपॉन आर इन। मतलब पावर गेन फॉर कॉमन एमिटर की बात करूंगा तो पावर गेन जो होगी वो कितना आ जाएगा? बीटा स्क्वायर इंटू आर आउट अपॉन आर। कॉमन बेस में अगर पावर गेन बात करूंगा तो अल्फा स्क्वायर इंटू आर आउट अपॉन आर इनपुट आ जाएगा। और अगर बच्चे कॉमन कलेक्टर के लिए बात करूंगा तो पावर गेन आ जाएगा गामा स्क्वायर इंटू आर आउट अपॉन आर। इसके अलावा देखो वोल्टेज गेन, पावर गेन और करंट गेन, इसके अलावा कुछ नहीं पूछे। करंट गेन आईसी अपॉन आईबी पूछेगा भी यही वाला, ये बहुत रेयर पूछ सकता है। वोल्टेज गेन का फॉर्मूला गेन फैक्टर इनटू आउटपुट अपॉन इनपुट। बस ये ध्यान रखना, कॉमन एमिटर में आउट ऑफ फेज मिलता है, बाकी सब में सेम फेज में मिलता है। यहाँ इसलिए माइनस आया, यहाँ प्लस प्लस ही आया। अब कॉमन एमिटर तो बीटा, कॉमन बेस तो अल्फा, कॉमन कलेक्टर तो गामा। पावर गेन क्या आ जाता है? और पावर गेन होगा क्या बेटा? करंट गेन इनटू वोल्टेज गेन। तो करंट गेन कितना होता है? इसके लिए इसमें बीटा मल्टीप्लाई तो वही हो जाएगा, बीटा स्क्वायर। पावर गेन कॉमन एमिटर में बीटा स्क्वायर आर आउट आर इनपुट, कॉमन बेस में अल्फा स्क्वायर आर आउट और आर इन, कॉमन कलेक्टर में गामा स्क्वायर इनटू आर आउट अपॉन आर। क्लियर है? तो यही पूरी वर्किंग है। ठीक है, इससे ज्यादा कुछ करना नहीं है। ठीक है, हमें करंट गेन फैक्टर देखने थे, वोल्टेज गेन फैक्टर देखने थे और पावर गेन फैक्टर देखने थे। इन्हीं पे सवाल आते हैं। अब अल्फ रिलेशन भी है, एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है, मैंने अपनी तरफ से बताया है, अल्फा बीटा एंड गामा। तो कोई ये वाली इक्वेशन हमेशा सेम रहेगी, आई इज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी। अगर मैंने इस पूरी इक्वेशन को आई सी से डिवाइड कर दिया, आई ई अपॉन आई सी इज इक्वल टू आई बी अपॉन आई सी प्लस वन। आई ई अपॉन आई सी ये क्या हो गया? 1/अल्फा। देखो अल्फा क्या बताया था बेटा? आई सी अपॉन आई ई बनाया था ना। यहाँ क्या बना? आई ई अपॉन आई सी, तो 1/अल्फा बना। बीटा क्या था? आई सी अपॉन आई बी, तो ये 1/बीटा प्लस वन। तो बीटा और अल्फा में जो रिलेशन आ गया, बीटा इज इक्वल टू अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। बीटा इज इक्वल टू अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। क्लियर है? बीटा और गामा में कोई रिलेशन पूछते हैं तो वापस से क्या करना है, इस पूरी इक्वेशन को क्या करो, आई बी से डिवाइड कर दो। आई बी से डिवाइड कर दोगे तो आई अपॉन आई बी इज इक्वल टू 1 प्लस आई सी अपॉन आई बी।
आई ई अपॉन आई बी ये क्या हो गया गामा, और आई सी अपॉन आई बी क्या हो गया बीटा। तो गामा इज इक्वल टू 1 प्लस बीटा, गेन फैक्टर फॉर कॉमन कलेक्टर इज इक्वल टू बीटा प्लस कॉमन एमिटर प्लस 1 होता है। अब अल्फा और गामा में रिलेशन चाहिए, तो अल्फा और गामा में रिलेशन चाहिए तो भाई अल्फा गामा इज इक्वल टू 1 प्लस बीटा होता है, और बीटा की वैल्यू क्या होती है अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। पुट कर दी तो गामा का रिलेशन आ गया, गामा इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस अल्फा। गामा कितना आ गया 1 अपॉन 1 माइनस अल्फा। क्लियर है। तो ये रिलेशन इन पे कई बार क्वेश्चन पूछे गए, देखो लिखा हुआ है करंट गेन, ये किसके लिए अल्फा है, मतलब ये कॉमन बेस के लिए कहानी चल रही है, ये कॉमन एमिटर के लिए, ये कॉमन कलेक्टर के लिए। आई सी अपॉन आई सी अपॉन आई बी, आई ई अपॉन आई बी। वोल्टेज गेन, तो यहाँ पे अल्फा इंटू आर एल अपॉन आर इनपुट, यहाँ बीटा इंटू आर एल अपॉन आर इनपुट, ये वोल्टेज गेन की बात कर रही हो, यहाँ गामा आ जाएगा। पावर गेन इनके स्क्वायर चढ़ जाएंगे। फेज की बात कर मैंने बताया था कॉमन एमीटर एक ऐसा होता है जिसमें निगेटिव आता है, यहाँ पे वोल्टेज गेन में माइनस भी आएगा। अपोजिट फेज सेम फेज सेम फेज। अगर ये टेबल भी ध्यान है, ये टेबल सिर्फ ध्यान है, ये समरी है पूरे ट्रांजिस्टर की, इसके बराबर बाहर ना क्वेश्चन कभी पूछा है ना पूछेगा। ये समरी है पूरे ट्रांजिस्टर की, अगर ये वाली समरी भी अगर तुम्हें ध्यान है तो तुम काम कर ले जाओगे। ठीक है, मैंने समरी बता दी पूरी। ठीक है, एक बार वापस से लिख दे रहा समरी। ठीक है, ट्रांजिस्टर की, ट्रांजिस्टर के दो काम होते हैं, या तो वो एज एन एम्पलीफायर यूज होता है, या तो बेटा एज एन एम्पलीफायर या तो एज अ स्विच। तो अब मैं स्विच के लिए बता रहा हूँ, एज अ स्विच कौन से रीजन में रहेगा, कट ऑफ, इसको हाई वोल्टेज लेवल भी कहते हैं, और सैचुरेशन, सैचुरेशन मतलब इसको लो भी कहते हैं। अगर V इनपुट लेस देन 0.6 वोल्ट हुआ, पहले बताया भी था, तो किस में आएगा कट ऑफ रीजन में। अगर V इनपुट काफी ज्यादा हुआ तो ये किस में चला जाएगा सैचुरेशन में, उस केस में V आउटपुट किसके बराबर मिल रहा होगा VCC। ये कर्व से भी पता चल रहा है देखो इनिशियली तो ये कट ऑफ में आउटपुट पे कांस्टेंट एक वोल्टेज मिल रहा है बिकॉज बेस करंट मिलेंगे। जैसे ही एक्टिव रीजन में आया, अब तुम जैसे जैसे देखो बेटा ये इक्वेशन लिखी VC, ये आउट VC मतलब V आउटपुट इज इक्वल टू V इनपुट, और V इनपुट मतलब ये। अब आउटपुट वोल्टेज देखो VCC माइनस ICRC है। तुम जैसे जैसे बेस करंट बढ़ाओगे या V इनपुट बढ़ाओगे, इनपुट वोल्टेज बढ़ाओगे तो इनपुट करंट बढ़ेगी। इनपुट करंट बढ़ी तो मैंने बताया था ट्रांजिस्टर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रेशियो IB, करंट बेस करंट बढ़ेगी तो कलेक्टर करंट भी बढ़ेगी। लेकिन जैसे ही तुमने इनपुट बढ़ाया तो बेस करंट बढ़ी तो कलेक्टर करंट भी बढ़ी, लेकिन ये माइनस का साइन आ रहा है, तो अगर ये टर्म बढ़ेगा तो ओवरऑल आउटपुट क्या होगा डिक्रीज करेगा। तो यही हमने देखा, जैसे जैसे हमने वोल्टेज बढ़ाया, इनपुट वोल्टेज हमने बढ़ाया, तो क्या हुआ इनपुट वोल्टेज बढ़ाने से बेस करंट बढ़ी, कलेक्टर करंट भी बढ़ी, लेकिन करंट कलेक्टर करंट बढ़ी तो आउटपुट वोल्टेज जो हम VCC माइनस ICRC लिख रहे थे, IC बढ़ते बढ़ते इतना बड़ा हो गया कि VCC के बराबर हो गया। IC बढ़ते यहाँ पे ICRC है ना, IC इतना बढ़ा कि VCC के बराबर हो गया, तो V आउटपुट कितना मिल गया ऑलमोस्ट जीरो। जीरो चला गया मतलब किस में चला गया सैचुरेशन में। स्विच का मतलब क्या है, एक हाई स्टेट लो स्टेट, इसको हाई मान लो इसको लो मान लो। तो अगर वोल्टेज जीरो मिल रहा है मतलब सैचुरेशन, मतलब जो डिवाइस है वो ऑफ स्टेट में है। वोल्टेज हाई मिल रहा है कांस्टेंट मिल रहा है मतलब वो डिवाइस किस में है ऑन स्टेट में है। हाई वोल्टेज मतलब ऑन स्टेट, लो वोल्टेज मतलब ऑफ स्टेट। तो ऑन ऑफ का काम होता है हाई इनपुट एंड लो इनपुट, वो हमें स्विच ऐसा मिल गया। तो एज अ स्विच यूज करने के लिए आपको कट ऑफ और सैचुरेशन में यूज करना है, और एज एन एम्पलीफायर यूज करने के लिए किस में जाना है एक्टिव स्टेट में। करंट गेन कितना होता है, अल्फा बीटा और गामा इन तीनों की कहानी पता चल चुके हैं। वोल्टेज गेन क्या होता है, गेन फैक्टर GF इंटू आर आउट अपॉन आर इनपुट। और पावर गेन की बात करें एक्ट एम्पलीफायर के लिए, तीसरी चीज आ जाती है पावर गेन। पावर गेन क्या हो जाती है, गेन फैक्टर का स्क्वायर इंटू RL अपॉन RN, ये लिखी दी है देखो, गेन फैक्टर का स्क्वायर इंटू आउटपुट अपॉन इनपुट।
गेन फैक्टर का स्क्वायर अपॉन आउटपुट अपॉन इनपुट, गेन फैक्टर का स्क्वायर अपॉन आउटपुट अपॉन इनपुट। वोल्टेज गेन की बात करें तो गेन फैक्टर इंटू आउटपुट अपॉन इनपुट, गेन फैक्टर इंटू आउटपुट अपॉन इनपुट, गेन फैक्टर इंटू आउटपुट अपॉन इनपुट। अल्फा बीटा गामा बता दिए। वैसे तो हमारे सिलेबस में सिर्फ ये वाली टेबल है बीच वाली, बाकी है भी नहीं, लेकिन हमने बता दी है। एनसीईआरटी में सिर्फ यही इतना ही है और ये पूरी समरी है। अगर ये टेबल बच्चा तुम्हें ध्यान है तो तुम कोई सा भी सवाल कर सकते हो नीट में आने वाला या जेई में आने वाला। ठीक है, फेज ध्यान रखना, कॉमन एमिटर में अपोजिट मिलता है, बाकी सब में सेम फेज मिलता है। अगर ये बातें तुम्हारे पास ध्यान है तो मैं तुम्हें क्वेश्चन देने जा रहा हूँ, फटाफट खटाखट किल करते चलो दोस्तों। In a common base amplifier, the phase difference between input signal voltage and output voltage is कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन बेस सेम फेज में आएगा, आंसर क्या आ जाएगा 0। अरे कॉमन बेस सेम फेज आता है ना, तो फेज डिफरेंस कितना आएगा 0। AIEEE 2005 का देखते ही किल करने वाला क्वेश्चन था। आया बच्चा मजो। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन जैसे नीट में आते हैं वैसे जेई मेन में आते हैं। हम तो कहते हैं जेई मेन वाले नीट के क्वेश्चन जरूर सॉल्व करें और नीट वाले बच्चे जेई मेन के, बिकॉज एग्जैक्टली सेम लेवल के सिमिलर क्वेश्चन। और इवन जेई मेन वाला क्वेश्चन कई बार नीट में पूछ दिया है, नीट वाला क्वेश्चन कई बार जेई मेन में पूछ दिया। इसको सॉल्व करो जल्दी से बेटा, फटाफट खटाखट किल कर दो। इन ए कॉमन बेस मेड ऑफ ट्रांजिस्टर द कलेक्टर करंट इज, हमसे पूछा कि कॉमन बेस कलेक्टर करंट IC इज इक्वल टू 5.488 लिखा है। एमीटर करंट IE इज इक्वल टू 5.60 लिखा है। तो हमें ये रिलेशन तो मालूम है, IE इज इक्वल टू IC प्लस IB। जो नहीं मालूम है पहले वो निकाल लो। तो 5.60 इज इक्वल टू 5.488 प्लस IB करंट है। तो बेस करंट की वैल्यू जो आ गई बच्चे यहाँ से कितनी आ गई 5.60 माइनस 5.488। तो ये कितना आ जाएगा 600 में से 488 माइनस कर दो तो 112 आ जाएगा। तो 0.112 आ गई बेस करंट। तो ये अपने पास बेस करंट आ गई, एमीटर और कलेक्टर करंट तो पता ही। अब पूछो भाई क्या पूछा है। फॉर एन एमीटर करंट द वैल्यू ऑफ बेस करंट एम्प्लीफिकेशन, बीटा पूछा है हमसे। क्या पूछा है क्वेश्चन में, बीटा। बीटा मतलब, बीटा का मतलब IC। बीटा किस में आता था, कॉमन एमीटर में ना। तो अगर हमें कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन के लिए डेटा पूछ के कॉमन एमीटर का गेन फैक्टर बीटा पूछ रहा है तो वो कितना होगा IC अपॉन IB। IC कितना है 5.488 अपॉन IB 0.112। तो भाई इसको जरा एक बार कैलकुलेशन करके देखो। मैं करूं कैलकुलेशन, आप भी करें, आपको तो एग्जाम में खुद से करनी पड़ेगी। मैं अभी के लिए, मेरा मन नहीं है दिमाग लगाने का ज़्यादा कैलकुलेशन में। और मैं तुम्हें शॉर्टकट कैलकुलेशन में कैसे फास्ट हो, कैलकुलेशन में कैसे शॉर्टकट्स लें, इसकी भी तरीका बताऊंगा। 49 आ रहा है हमसे, जो पूछा था उसका आंसर है 49। सिंपल क्वेश्चन, सिंपल सा फॉर्मूला है भाई। बीटा पूछा IC अपॉन IB होता है, हमें IC और IE दे रखा था, हमने पहले ये रिलेशन लिखा, वहां से बेस करंट निकाल लिया। इन दोनों का रेशियो पूछा तो 5.488 अपॉन 0.112 किया तो 49 आंसर आ गया। काम खत्म, ऑप्शन नंबर सी। AIEEE 2006 में पूछा हुआ क्वेश्चन। सब लोग कंफर्टेबल है 100%। आगे बढ़ जाऊं खुशी खुशी बढ़िया से। नेक्स्ट क्वेश्चन जेई मेन 2017 का आपके स्क्रीन के सामने, फटाफट खटाखट किल कर दो दोस्तों। कॉमन एमीटर एम्पलीफायर 180 डिग्री। अरे बताया था ना, कॉमन एमीटर में क्या होता है, आउट ऑफ फेज होता है, माइनस आता है, माइनस टाइम बीटा इंटू आर आउटपुट अपॉन आर इनपुट। माइनस 180 डिग्री फेज, फेज मतलब अपोजिट फेज में किस में आता है, कॉमन एमीटर देखा तो 180 डिग्री आउट ऑफ फेज मिलेगा। सिंपल क्वेश्चन आता है बेटा, सिंपल। जो मैंने एक पेज की समरी दे दी ना, इसके बाहर क्वेश्चन नहीं आ सकता, तुम देख लेना। ये वापस से देख लो इसको। 90% क्वेश्चन तो सिर्फ इस वाले से देखे, ये भी मैंने तुम्हें बस बता दिए कि दाएं बाएं कभी गया तो तुम कहना ऐसी की तैसी कराओ, तो ज्यादा डरते नहीं तुमसे। ये क्वेश्चन देखो, डराने भर का है जेई मेन 2018।
इन ए कॉमन, कौन सी कॉन्फ़िगरेशन है, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन, मतलब गेन फैक्टर कौन सा वाले आएंगे, बीटा वाला। इट इज गिवन आर एल इज द लोड रेजिस्टेंस, लोड मतलब आउटपुट, तो आर आउटपुट की वैल्यू आ गई आर एल, एंड आर बी इज द स्मॉल सिग्नल डायनेमिक इनपुट साइड, तो आर इनपुट की वैल्यू आ गई बच्चे आर बी ई। हमें निकालना क्या है, वोल्टेज गेन, करंट गेन, पावर गेन। तो वोल्टेज गेन तो मेरे हिसाब से आ जाएगा माइनस का बीटा इंटू आर आउटपुट आर एल अपॉन आर बी ई। करंट गेन तो बीटा आ जाएगा, बीटा की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी बच्चे, डेल्टा आई सी, कॉमन एमिटर है, अपॉन डेल्टा आई बी आ जाएगा। और पावर गेन क्या हो जाएगा, पावर गेन क्या हो जाएगा, बीटा स्क्वायर इंटू आर एल अपॉन आर बी ई, यही आना चाहिए आंसर। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, देखो माइनस साइन का तो इन्होंने मतलब समझा नहीं, सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछ रहे हैं। बीटा आर एल डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई बी बीटा स्क्वायर, बस यही सही लग रहा है। देखो यहाँ तो जो बीटा की वैल्यू है वो इसमें सही दे रखी है, इसमें सही दे रखी है, इसमें दे रखी है, इसमें तो यही गलत दे रखी है। पावर गेन में बीटा स्क्वायर आना ही आना है, तो ये गलत हो गया, ये सही और ये भी गलत हो गया, तो ये सही और ये सही दिख रहे हैं। वोल्टेज गेन में सिर्फ बीटा आना था, यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे भी बीटा स्क्वायर, तो ये भी वैसे गलत हो गया। तो आउट ऑफ अवेलेबल भी दे सकते हो, वैसे लिख के भी देख लिया, ऑप्शन नंबर ए ही सही दिख रहा है। सिंपल फॉर्मूला बेस्ड सवाल आते हैं, कोई डराने भर का टॉपिक है बस, ट्रांजिस्टर एक बार तमीज से पढ़ लिया, सीख लिया, इस लेक्चर को देख लिया, आखिरी वाली टेबल भी देख ली, तो तुम अपने काम आसान से कर लोगे। चलिए ये क्वेश्चन करके बताओ। इन ए कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर करंट गेन इज, कॉमन एमिटर करंट गेन दे रखा है, मतलब क्या दे रखा है दोस्तों, बीटा दे रखा है। बीटा की वैल्यू 100 दे रखा है, बीटा क्या होता है, आईसी अपॉन, कॉमन एमिटर है तो आईसी अपॉन आई बी होगा। एंड करंट एंड बेस करंट इज, बेस करंट भी दे रखी है, लोड रेजिस्टेंस भी दे रखा है, वोल्टेज अक्रॉस द लोड रेजिस्टेंस पूछा है, तो सबसे पहले आईसी निकालो। तो आईसी की वैल्यू क्या दोस्तों, आई बी इंटू 100 होगी। आई बी कितना है, बेस करंट क्वेश्चन में दे रखा है 2 इंटू 10⁻³ 2 मिली एम्पियर, गेन कितना है 100, तो आंसर आ जाएगा आईसी की वैल्यू 0.2। कंफर्टेबल है बच्चा लोग। वोल्टेज अक्रॉस लोड रेजिस्टेंस, भाई लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज आएगा वो क्या, लोड की साइड, आउटपुट साइड करंट आईसी होती है। अरे वोल्टेज क्या होता है, करंट इंटू वोल्टेज, आईसी इंटू आर एल, आउटपुट की करंट, लोड मतलब आउटपुट, आउटपुट की करंट आईसी इंटू आर एल, आईसी कितना है 0.2, रेजिस्टेंस कितनी है 0.25, कर दो, कितना आ जाएगा 2 इंटू 25, 50, यहाँ से 10, यहाँ से 100, 50/100, 100 नहीं, यहाँ 100 1000, तो कितना आ जाएगा 50 मिली वोल्ट, कितना आ जाएगा 50 मिली वोल्ट। सिंपल सा क्वेश्चन, देख रहे हो किस लेवल के क्वेश्चन है ये, एम्स 2010 का क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर 3। कंफर्टेबल हुए बच्चे, भाई लोग, भाई लोग कंफर्टेबल हुए, बहुत सारे क्वेश्चन रखे हैं यार मैंने, चलो ये मैं होमवर्क में दे दूंगा, ये वाला क्वेश्चन बताओ। कॉमन एंड फॉर यूजिंग एज अ स्विच, एज अ स्विच होने के लिए कौन से रीजन होना चाहिए, फर्स्ट सेकंड या थर्ड, स्विच होने के लिए कट ऑफ और सैचुरेशन चाहिए, मतलब फर्स्ट और थर्ड चाहिए, तो बोथ इन रीजन फर्स्ट एंड थर्ड, दोनों को जब यूज करोगे, ये आईपीएमटी 2012 का डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो तुम्हें एज अ स्विच होगा। अगर एज एन एम्पलीफायर होता तो आंसर क्या जाता, सेकंड, रीजन सेकंड में क्या जाता है, एज एन एम्पलीफायर, ये वाला इन रीजन सेकंड कैसा है, एज एन एम्पलीफायर, और फर्स्ट और थर्ड यूज करते हैं एज अ स्विच यूज करने के लिए। चलो ये क्वेश्चन और कर लो एम्स 2015 का, ये मैं भी पीडीएफ अपलोड कर दूंगा ग्रुप पे, फिजिक्स 101 के, वहां से उठा लेना, जो कुछ क्वेश्चन बच गए वो दे लेना, पूरा होमवर्क दूंगा। करंट गेन इज, ट्रांजिस्टर करंट गेन इज, कुछ नहीं लिखा तो तुम कॉमन एमिटर ही मानोगे, मतलब बीटा की वैल्यू दे रखी है 100, इनपुट रेजिस्टेंस इतना दे रखा है, व्हाट विल द वोल्टेज गेन, तो भाई वोल्टेज गेन क्या होता है,
बीटा इंटू आर एल अपॉन आर इनपुट। बीटा कितना है 100, लोड रेजिस्टेंस कितना है 3 किलो ओम, 3 इंटू 10⁻³ एंड इनपुट रेजिस्टेंस इज 1 किलो ओम, 1 इंटू 10⁻³ कट गया ये, तो वोल्टेज गेन कितना आ गया 300। कोई बहुत भयंकर क्वेश्चन था क्या? कोई बहुत भयंकर डराने वाला क्वेश्चन था क्या बच्चे? लल्लू से क्वेश्चन है, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे फटाफट समझ में आ रहा है। पर ट्रांजिस्टर से इजी कुछ नहीं है, बस पढ़ते वक्त लगता है और ये सर क्या क्या लिखा हुआ है एनसीईआरटी में। एक बार ध्यान से सुन लो, कुछ भी नहीं, अब एनसीईआरटी करा दी, अब एनसीईआरटी पढ़नी भी नहीं, जो मैंने बता दिया, जो मैंने पॉइंट्स बता दिए उनको कर लोगे तुम्हारा काम हो जाएगा, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर यू गाइस, थैंक यू फॉर टुडे। और बच्चों प्लीज डू सब्सक्राइब टू अनअकैडमी प्लस यूजिंग माई कोड, AS Live, ASLIVE, AS Live, या फिर बच्चों मेरे नाम पे भी एक और कोड है अमन लाइव, दोनों में से कोई सा भी कोड लगा सकते हैं। आप लोग प्लस पे सब्सक्राइब करें अगर अपनी परफॉर्मेंस को बहुत अच्छे तरीके से बूस्ट करना चाहते हैं, डेडिकेटेड वे में गाइडेंस के साथ पढ़ना चाहते हैं। फीस काफ़ी कम है, जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें, 10% का डिस्काउंट लें। एंड इन केस आप नहीं सब्सक्राइब कर सकते तो मैं आपको यूट्यूब पे तो पढ़ा ही रहा हूँ, आप लोग बस मेरी थोड़ी सी मदद करें। आपके जानने वाला कोई दोस्त, भाई, छोटा भाई बहन, कोई भी जो भी अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना चाहता हो, उनको बोले कि ये हमारे प्यारे से सर का, अमन सर का कोड है, इसको यूज़ करके दोनों में से कोई सा भी, मेरा नाम अमन LIVE, आपको जो भी याद रहे, ठीक है, अमन लाइव और AS लाइव, दोनों में से कोई सा भी कोड यूज़ करके आप अनअकैडमी प्लस पे सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। किसी भी कैटेगरी में, जेई हो, नीट हो, सब जगह काम करेगा। जेई हो, नीट हो, बैंक हो, कोई सा भी एग्ज़ाम जो अनअकैडमी पे जिसकी तैयारी कराई जा सकती है, उसमें किसी भी एग्ज़ाम की अगर कोई भी बड़ा भाई, छोटा भाई, दोस्त कोई भी करना चाह रहा हो, सब्सक्रिप्शन लेना चाह रहा हो, तो प्लीज़ प्रमोट माय कोड अमन लाइव और AS लाइव, ठीक है बच्चों। और इसी तरह शानदार तरीके से अपन यूट्यूब पे पढ़ते रहेंगे और एक बहुत अच्छी रैंक के साथ सेलेक्ट होंगे, ठीक है। तो ज्वाइन अनअकैडमी प्लस यूजिंग माय कोड AS लाइव। कंफर्टेबल दोस्त? चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। टाटा, बाय बाय एंड जय हिंद।